So welcome back to our channel. This is ऋषि यादव and you're watching रोजगार टू सरकारी. So without any further delay, चलो स्टार्ट कर देते हैं आज के चैप्टर को. चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि ये जो टॉपिक है इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट इसकी इंपॉर्टेंस हम लोग जो देखते हैं एग्जाम पीओबी से वो बस यहाँ पे देखते हैं इस्लामिक इन्वेजन में, और हम लोग इग्नोर कर देते हैं इस वाले टॉपिक को. बट अगर हम लोग इस्लामिक इन्वेजन पढ़ रहे हैं तो हमको पता होना चाहिए कि इस्लाम राइज कैसे करता है और इस्लाम का बर्थ कैसे होता है. तो इस्लाम को पहले हम लोग पढ़ते हैं, उसके बाद हम लोग देखेंगे इस्लामिक इन्वेजन जो कि इंडिया में होते हैं. बेसिकली हम लोग 2 या 3 पढ़ते हैं, बाय द वे 3 होते हैं. पहले तो हम लोग पढ़ते हैं मोहम्मद बिन कासिम के बारे में, फिर पढ़ते हैं महमूद अफ गजनबी के बारे में, और फिर पढ़ते हैं मोहम्मद गोरी के बारे में. बट हम लोग जो मेनली बेसिकली इस टॉपिक को कोई पढ़ाता ही नहीं है अलग से. बाय द वे सारे टॉपिक्स को साथ ही में लेके थोड़ा सा इनको पढ़ा दिया जाता है, बट हम लोग को पता होना चाहिए कि इस्लाम कैसे आया, वहां से फिर ये इस्लामिक इन्वेजन और जो लोग हैं महमूद अफ गजनबी और मोहम्मद गोरी उनका रिलेशन कैसे है एकदम स्टार्टिंग से. इसी वजह से आज हम जीरो से स्टार्ट करके आपको एकदम जब तक दिल्ली सल्तनत बस नहीं जाती, मतलब दिल्ली सल्तनत की पहला ईंट नहीं रख दिया जाएगा, तब तक हम लोग इस्लाम को इस्लामिक इन्वेजन तक पढ़ेंगे. समझ पाए? नहीं समझ पाए? सुनो मेरी बात. हम लोग इस्लाम को शुरू करेंगे और वहां पे जाके छोड़ेंगे जहां पे दिल्ली सल्तनत स्टार्ट हो जाएगी. तो आज हम इस्लाम से लेकर दिल्ली सल्तनत के बीच का जो पार्ट है उस पूरे को पढ़ने वाले हैं. तो चलो फिर बिना किसी देरी के स्टार्ट कर देते हैं. तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे प्रॉफिट मोहम्मद जी के बारे में. तो इनका ये फुल नेम ये है. बाय द वे ये फुल नेम याद करने की बिल्कुल आपको नीड नहीं है. और हाँ, बहुत सारी स्टोरीज भी होंगी जो मैं आपको बताता रहूंगा, बट मैं आपको बता दूंगा जो स्टोरीज है वो बस आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए. आपको कोई याद नहीं करनी है स्टोरी. जो चीज़ें याद करनी है वो मैं आपको बता दूंगा, जो चीज़ आपके लिए जरूरी है वो मैं आपको बता दूंगा. जैसे ये जो नेम है, आप ये जो पूरा नेम है आपको बिल्कुल याद करने की नीड है. आप बस प्रॉफिट मोहम्मद जी को याद रख लीजिए, ठीक है. इनका जो जन्म है वो आपको जरूर याद रखना है. 570 सी में मक्का में होता है, जो कि आज के सऊदी अरेबिया में है, ठीक है. इनकी जो ट्राइब थी जिससे मोहम्मद जी बिलोंग करते थे, तो वो ट्राइब थी कुरैश ट्राइब. क्या थी? कुरैश ट्राइब. उस टाइम पे डोमिनेंट मर्चेंट ट्राइब ऑफ मक्का. उस टाइम पे डोमिनेंट मर्चेंट ट्राइब थी, मतलब ये मर्चेंट्स की ट्राइब थी जो कि मक्का में थी. कंट्रोल कर रहे थे ट्रेड ऑफ द काबा होली श्राइन रिलीजियस प्लेस. ये जो काबा में जो ट्रेड हुआ करता था उसको कंट्रोल करा करती थी ये ट्राइब. कौन सी ट्राइब? कुरैश ट्राइब. और ये जो काबा है ये एक रिलीजियस प्लेस है, बस, ठीक है. आप बस ये जानिए कि काबा एक रिलीजियस प्लेस है मुस्लिम्स के लिए, बस उससे ज्यादा आपको जानने की नहीं है. और हाँ, कुरैश एक मर्चेंट ट्राइब है मक्का की. ओके. प्रोफेशन की बात करें तो एक ट्रेडर थे. ये अपनी ऑनेस्टी के लिए जाने जाते थे. ऑनेस्टी के लिए जाने जाते थे, और इनको हम अल आमीन भी बोला करते थे, जिसका मतलब होता है ट्रस्टवर्दी, कि इन पे हम लोग भरोसा कर सकते हैं. कि इन पे मोहम्मद जी की यहाँ पे बात हो रही है. तो इनका जो दूसरा नेम क्या है वो क्या है? अल आमीन. क्वेश्चन बेसिकली आपसे बस ये आएगा कि मोहम्मद जी किस ट्राइब से बिलोंग करते थे, उनका जन्म कब हुआ, बस. ये हो सकता है कभी आ जाए, इसको थोड़ा देख लेना, ठीक है. बाकी आपको इतना जानने की नीड नहीं है कि कुरैश ट्राइब की रिलीजियस प्लेस और ये कावर रिलीजियस प्लेस में ये लोग मर्चेंट थे, ये आपको जानने की नीड नहीं है. बट अगर आप यूपीएससी के पीओबी से कर रहे हैं तो ये आपको सारा का सारा पीओबी, मतलब सारा का सारा इन्फॉर्मेशन जाननी चाहिए. तो फर्स्ट रिवॉल्यूशन की हम लोग बात करते हैं. सीधी मतलब ये है कि इसमें मोहम्मद जी को कब पता चला, या फिर मोहम्मद जी के सामने कब ऐसा हुआ कि उनको पता चला कि उनको स्टार्ट करना चाहिए एक धर्म को, उनको स्टार्ट करना चाहिए एक रिलीजन को. तो ये होती है 40 की उम्र. अभी सुनिए, अभी जो मैंने आपको टाइम पीरियड बताया था वो बताया था 570 में मोहम्मद जी का जन्म होता है. कहाँ पे होता है? मक्का में. और 610 में जो मोहम्मद जी की एज हो जाती है, कितनी हो जाती है? 40. लोकेशन देखो, लोकेशन याद रखना है. अगर आपसे कोई पूछेगा कि फर्स्ट रिवेलेशन बेसिकली ये समझो कि मोहम्मद जी जब बेसिकली मेडिटेट कर रहे होते हैं तो उनके सामने एक व्यक्ति आता है, एंजल गब्राइल, ठीक है, या फिर जब्राइल भी इसको बोलते हैं. तो एंजल जब्राइल उनके सामने आता है और उनको बताता है कि आपको जो इस्लामिक बिलीफ्स हैं उनको फैलाना चाहिए. बहुत सारी लर्निंग्स वो उनको टाइम टू टाइम देते रहते हैं. देखो, पहले तो आप लोकेशन याद करो, केव हीरा में, माउंट जबल अल नूर के पास, मक्का में. यहाँ पे इनको ये देखने को मिलती है. कौन? एंजल गब्राइल. और ये एंजल गब्राइल बेसिकली मेल है. ओके. एंजल मतलब क्या होता है? एंजल मतलब क्या होता है? एंजल मतलब होता है परी. बट जो परी होती है वो लड़का और लड़की दोनों हो सकते हैं, तो इस बात को याद रखेंगे, ठीक है. मेरा फ्रेंड मुझे बताया था कि ये जो जब्राइल है ये लड़की नहीं लड़का है, ठीक है. तो इसका याद रखेंगे. मतलब कुल मिला के आपको फरिश्ता याद रखना है. सॉरी, हाँ, इनके लिए वर्ड यूज होता है फरिश्ता. एक फरिश्ता उनके सपनों में आता है, या फिर कहो उनको दिखाई देता है. तो वहां पे जो बताते हैं वो बताते हैं कि आप मैसेंजर हो भगवान के, और आपको इस्लामिक बिलीफ को हर जगह फैलाना है, ठीक है. तो उस टाइम पे जो मोहम्मद जी होते हैं पढ़े लिखे नहीं होते हैं. उस टाइम पे मोहम्मद जी पढ़े लिखे नहीं थे, मतलब उस टाइम पे मतलब पढ़े नहीं थे. तो ये जो जितनी भी चीजें एंजल गब्राइल इनको बताते हैं तो ये याद कर लेते हैं सारी चीजों को. और ये जो सारी चीजें ये अपने कहाँ बता देते हैं? अपने दोस्तों को बता देते हैं. तो जब ये, सुनो मेरी बात, जब मोहम्मद जी सारी चीजें इनसे सुनकर याद कर लेते हैं तो उनको अपने दोस्तों को बता देते हैं. तो इनके जो दोस्त होते हैं वो क्या करते हैं? बोन्स पे, हड्डियों पे, पेड़ों पे, स्टोन्स पे, हर जगह वो सारी बातें लिख देते हैं. और उसके बाद क्या होता है कि ये जो टीचिंग्स है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि जो एंजल गब्राइल टीचिंग दे रहे थे, कहाँ से दे रहे थे? बेसिकली कुरान से दे रहे थे. तो उसके बाद होता क्या है कि जब
मोहम्मद जी की डेथ हो जाती है तो उनकी जो टीचिंग्स हैं इनको ये लोग कंपाइल कर देते हैं एक बुक में। मतलब ये जो कंपाइलेशन था बुक का, जो मतलब हम कुरान की बात कर रहे हैं, तो स्टार्टिंग से हो रहा था। मतलब जब मोहम्मद जी थे उस टाइम पे भी लोग लिखने लगे थे कि देखो मोहम्मद जी ने ये बात बताई, लिख लो, ये बात बताई, लिख लो, ये बात बताई, लिख लो। बट जब इनकी डेथ हो जाती है तो जो लास्ट कंपाइलेशन होती है, मतलब जो जब पूरी कुरान बुक रेडी हो जाती है तो वो इनकी डेथ के बाद लिखी गई। ओके, ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। मैसेज की बात करें तो इनका बेसिकली मतलब था कि अपने जो लॉर्ड हैं अल्लाह के लिए रिसाइट करो, उनके उनके तरफ से बोलो, या फिर उनकी जो चीजें हैं उनको स्टार्ट करो। कुल मिला के कुरान की जितनी भी चीजें हैं उनको पढ़ो। ठीक है, बस आपको याद रखना है। आपको देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आएगा कि लोकेशन क्या थी और कौन आया था फरिश्ता, तो बस ये दोनों आपको याद रखना है। ये स्टोरी जो मैंने आपको बताई ये आपको याद करने की ज्यादा नीड नहीं है। और ये भी जो लास्ट लाइन है ये भी आपको याद करने की नीड नहीं है। कोर मैसेज ऑफ इस्लाम, तो मोनोथीजम मतलब होता है कि एक ही अल्लाह पे, या फिर कहो एक ही भगवान पे, या फिर कहो एक ही गॉड पे यकीन करना है, तो वो जो कि अल्लाह है। ठीक है, तो एक ही गॉड पे भरोसा करना है जो कि अल्लाह होते हैं बेसिकली इस्लाम में। इक्वलिटी की बात करें तो ऑल ह्यूमंस आर इक्वल बिफोर गॉड, रिजेक्टिंग ट्राइबल हायरार्की। तो सारे के सारे ह्यूमंस गॉड के सामने एक समान है। इस वजह से जो ट्राइबल हायरार्की है वो यहाँ पे बेसिकली नहीं मानी जाती है कि आप हमसे बड़े हो हम हमसे छोटे, तो ये चीजें नहीं मानी जाती हैं। चैरिटी मतलब होता है जगत, कि आपको गरीबों को चैरिटी देनी पड़ती है। ठीक है, प्रेयर मतलब होता है सालत, सालत होती है 5 दिन की प्रेयर। ओके, ठीक है, सॉरी 5 दिन की नहीं, 5 दिन की नहीं, 5 डेली प्रेयर। दिन में जो 5 बार होती है ना उसको बोलते हैं, दिन में जो 5 बार होती हैं उनको बोलते हैं। ठीक है, क्या प्रेयर, सालत। ठीक है, फास्टिंग मतलब होता है सॉम, SAWM, इसको भी याद रखेंगे। ये रमदान के टाइम पे होता है और अभी रमदान का ही शायद महीना चल रहा है, तो इस टाइम पे काफी लोग फास्ट करते हैं। अगर आपका कोई मुस्लिम फ्रेंड है तो वो आपको इनके बारे में जरूर बताएगा, क्योंकि मेरा जो फ्रेंड अल्तमस वो मुझे काफी सारी चीजें इनके बारे में बताता रहता है, जैसे फास्टिंग कैसे करनी होती है और चैरिटी, मतलब बहुत सारी चीजें बताता रहता है वो। मैं भी पूछता हूँ क्योंकि मुझे इंटरेस्ट होता है, जब भी मैं किसी रिलीजन के बारे में पढ़ता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। पिलग्रिमेज की बात करें तो हज, हज बेसिकली एक एनुअल पिलग्रिमेज होता है मक्का में। मक्का में मतलब जो मक्का है वहां जाने की जो जाना होता है ना, जाना, उसी को बोलते हैं पिलग्रिमेज। पिलग्रिमेज मतलब होता है कहीं पे जाना। तो जो पिलग्रिमेज है हज, हज की यात्रा की बेसिकली यहाँ पे बात हो रही है कि हज की यात्रा भी इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, ये कोर मैसेज था इस्लाम के कि हज की यात्रा पे जाओ, फास्टिंग करो, प्रेयर करो डेली, चैरिटी करो, इक्वलिटी मानो, और मोनोथिज्म, सिर्फ एक गॉड पे भरोसा करो जो कि अल्लाह है। अपोजिशन मक्का, अब सुनो मेरी बात कि देखो ये जो चीज थी ये बात की बात है। यहां से देखो, यहां पे ऐसा हो रहा था कि कुरान कंपाइल होने लगी थी उस टाइम पे, मोहम्मद जी को सारी जो बातें पता चल रही थी तो वो सबको बता रहे थे। तो उस टाइम पे जो मोहम्मद जी का इन्फ्लुएंस था वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अब जब उनका इन्फ्लुएंस बढ़ जाता है तो होता क्या है कि आसपास वाले लोग हैं, कुरैश ट्राइब वाले लोग, वो देखते हैं कि यार मोहम्मद जी की बात अगर हम सुनेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो कुरैश ट्राइब मोहम्मद जी को हटा देती है और उनसे कह देती है कि यार तुम जाओ यहाँ से, और इसलिए जाओ क्योंकि जो तुम्हारी टीचिंग्स हैं वो कहीं ना कहीं कंट्रोल है ना जो काबा पे, उसमें दिक्कत देंगी हमको। ये लोग जो कंट्रोल कर रहे थे काबा में उसमें दिक्कत देंगी। क्यों? क्योंकि इनके पास आइडल्स थे, और ये बेसिकली जो जिसकी बात करें इस्लाम में, इसमें आइडल्स को मानते नहीं है, तो एक इसका भी डर था। और दूसरी बात, इनको जो ट्रेड है, ट्रेड हो रही है, उसको खत्म होने का भी डर था, और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस जो कि मोहम्मद जी का बढ़ता जा रहा था उसका भी डर था। तो इसी वजह से ये लोग इनको हटा देते हैं, मोहम्मद जी को यहाँ से हटा देते हैं। तो जब हटा देते हैं तो अब इनको जाना पड़ता है। ठीक है, अपोजिशन मक्का से मिलता है तो मोहम्मद जी को जाना पड़ता है, बस इतना याद रखना है। क्यों? क्योंकि इनको ट्रेड का डर था और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस मोहम्मद जी का बहुत बढ़ता था, उसका डर था। अब हज, हिज्र, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हिज्र 622, इसको रट लेना। ठीक है, तो यहाँ पे जो माइग्रेशन होता है जब वो इधर से उधर जाते हैं उसी को बोलते हैं हिज्र, हिज्र की यात्रा। ठीक है, तो सम बिकेम हिज फॉलोअर्स, काफी लोग इनके फॉलोअर्स बन जाते हैं, काफी लोग इनको अपोज करते हैं क्योंकि वही टीचिंग जो बांट रहे थे। तो काफी लोग अपोज करते हैं, अब जिनकी अलग आइडियोलॉजीज होंगी, काफी लोग सपोर्ट करते हैं जिनकी सेम आइडियोलॉजीज होंगी। तो उस टाइम पे जब मोहम्मद जी और उनके फॉलोअर्स माइग्रेट करते हैं मक्का से मदीना की तरफ, जिसको याथरिब भी बोलते हैं, अगर मैं गलत प्रोनाउंस कर रहा हूं तो प्लीज माफ करिएगा, तो जिसको यात्रा बोलते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? उसी को हम लोग बोलते हैं हिज्र। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। और इंपॉर्टेंस ये याद रखो कि यहीं से इस्लामिक कैलेंडर हिज्र इरा की स्टार्टिंग होती है। तो ये हिज्र इरा, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, और हिज्र मतलब माइग्रेशन होता है, ये इंपॉर्टेंट है। और थोड़ा सा ये जो टाइम पीरियड देख रहा हूँ 622, ये इंपॉर्टेंट है। बाकी ये जो मैं बताया था यहाँ पे बस आपको याद रखना है कि कुरैश ट्राइब क्या करती है, बेसिकली अपोज करती है मोहम्मद जी को। बस ये देखो, ये बस थोड़ा देख लेना, एकदम इंपॉर्टेंट नहीं है याद करने की, बस ये तो याद रख लेना, ये वाला पार्ट याद रख लेना। ऊपर आपको क्या देखना है? ऊपर ये स्टोरी याद करने की लिए नहीं है आपको, बस ये एंजल गैब्राइल याद रखना है, टाइम पीरियड याद रखना है, एज याद रखनी है, और ये लोकेशन याद रखनी है। ठीक है, तो ये इस्लामिक कैलेंडर का स्टार्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। कहाँ पे? 622 CE, कनकेस्ट ऑफ मक्का। अब सुनो मेरी बात ये है कि मोहम्मद जी यहाँ से चले तो जाते हैं, बस कुछ समय बाद दोबारा लौटते हैं। जब उनका इन्फ्लुएंस बढ़ जाता है तो वो अपने लोगों के साथ दोबारा से लौटते हैं और मोहम्मद जी अटैक कर देते हैं। ठीक है, मोहम्मद रिटर्न विद फॉलोअर्स, कैप्चर्ड मक्का पीसफुली, मक्का को पीसफुली बेसिकली पूरा कैप्चर कर लेते, बट जो भी एक्सेप्ट नहीं करता है उनको
हरा देते हैं, मतलब उनको खत्म कर देते हैं। इस्लाम बिकेम द डोमिनेंट रिलीजन इन अरेबियन पेनिसुला। अब जो इस्लाम था वो अरेबियन पेनिसुला में एक डोमिनेंट रिलीजन बन चुका था। अभी देखो इस्लाम बन रहा है, कुछ समय बाद हमको इस्लामिक इन्वेजन देखने को मिलेगा। इंडिया के पर्सपेक्टिव, इंडिया की पीओवी से भी हमें सारी चीजें समझनी पड़ेगी, ठीक है। कैपिटल ये लोग क्या रखते हैं, कैपिटल ये लोग रखते हैं मक्का को ऑफ द इस्लामिक स्टेट। याद ये रखो, कैपिटल क्या रखते हैं, मक्का को। ये चीज रटने वाली, इसको रट लेना, ठीक है। देयर कम्युनिटी नोन एज मुस्लिम कम्युनिटी। और जब ये इन्होंने कर लिया, इस्लाम थोड़ा सा डोमिनेंट रिलीजन बन गया अरेबियन पेनिसुला में, तो यहाँ पे जो कम्युनिटी जो नाम रखा गया वो क्या नाम था, मुस्लिम कम्युनिटी। तो इसको भी याद रखोगे। और जो मुस्लिम कम्युनिटी का काम था वो काम ये था कि इस्लाम को ज्यादा से ज्यादा फैलाया जाए। डिस्ट्रॉयड आइडल्स काबा, जो काबा में आइडल्स थे उनको डिस्ट्रॉय कर दिया जाए, क्योंकि आइडल्स को मानते थे, आइडल मतलब मूर्ति जो होती हैं उनको बेसिकली नहीं मानते, तो उसका उनको डिस्ट्रॉय कर दिया गया। सेम चीज ऊपर डर थी, किसी को डर था, इन लोगों को डर था, क्योंकि काबा में क्या थे, आइडल्स थे, तो इनका डर था कि इनको डिस्ट्रॉय ना कर दें, इनकी जो सुपेरिटी है उसको कम ना कर दिया जाए। ट्रेड का भी डर था और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस का भी डर था। तभी ये लोग क्या कर रहे थे, कुरैश ट्राइब को यहाँ से हटा रहे थे। कुरैश ट्राइब क्या कही थी कि मोहम्मद जी आप यहाँ से चले जाइए, ठीक है, ओके। तो मोहम्मद प्रॉफिट मोहम्मद जी की जो डेथ है वो 632 सी में हो जाती है। और ये जो पार्ट है ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। और ये उनका मृत्यु का जो समय है वो याद ये रखिए, कहाँ पे होती है, मदीना में होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सुनो मेरी बात, ये अब यहाँ से जो है ना, क्या होते हैं पॉलिटिक्स, वो थोड़ी समझने की नीड है आपको, कि दो व्यू सामने आते हैं। जब मोहम्मद जी की डेथ हो जाती है उसके बाद दो तरह के लोग सामने आते हैं। एक जो कहते हैं कि भैया जो मोहम्मद जी की फैमिली है, उसी फैमिली का आगे जाके जो भी बनेगा सक्सेसर उन्हीं के फैमिली का बनना चाहिए। बट काफी लोग बोलते हैं कि नहीं यार, उनका सक्सेसर नहीं बनना चाहिए, जो उनका सबसे खास था उसको बनाओ। उनके घर वालों को बनाने की नीड नहीं है। घर वाले कैसे हो हमें नहीं मतलब, उन लोगों को बनाओ जो भी उनके सबसे करीब हो। तो उनके जो सबसे करीब उनके कंपेनियन होते हैं, या फिर कहो उनके जैसे हम लोग यहाँ पे गुरु चेला बोलते हैं, तो वहां पे समझ लो जो उनके सबसे करीब चेले होते हैं वो होते हैं अबू बकर। तो इनके बाद जो नेक्स्ट कैलिफ बनते हैं वो कौन होते हैं, अबू बकर होते हैं। लीडर से पास टू कैलिफ सक्सेसर। बेसिकली जो भी बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैलिफ। कैलिफ मतलब हिंदी में खलीफा बोलते हैं, और वैसे इनको कैलिफ बोलते हैं, कैलिफेट, वो सारी चीजें अभी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो लीडरशिप जो जाती है वो मोहम्मद जी के पास, किसके पास जाती है, अबू बकर के पास। अबू बकर कौन था, इनका क्लोजेस्ट कंपेनियन था। और फैमिली की तरफ अभी जो बेसिकली जो कैलिफ है वो अभी कोई फैमिली वाला नहीं बना है। मोहम्मद जी के बाद कौन बना, अबू बकर बना है। इस बात को थोड़ा याद रखना। ये एसेंशियल टाइमलाइन है जो कि आपको थोड़ी याद रखनी चाहिए। 570 में मोहम्मद जी का जन्म होता है, 610 में फर्स्ट एलिवेशन के वीरा में देखने को मिलती है। हिजर की यात्रा थोड़ा देख लेना। बैटल ऑफ बद्र ये फर्स्ट मुस्लिम विक्ट्री थी और काफी इंपॉर्टेंट विक्ट्री थी, तो इसको भी याद रखना है, ओके, इसको भी याद रखना है। कनकेस्ट ऑफ मक्का, ठीक है। डेथ ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद जी, ठीक है, 632 से 661। यहाँ पे 4 गाइडेड कैलिफ आएंगे। अब ये कैलिफ कौन है, खलीफा कौन है, ये लोग, इनके बारे में भी अभी हम जानेंगे। अभी हमने पहले के बारे में जाना है, पहले के बारे में नहीं, अभी हमने प्रॉफिट मोहम्मद जी के बाद जो आए उनके बारे में जाना। अब चलो आगे डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा 712, चलो ये छोड़ो, लास्ट का ये, इसको भी छोड़ो, अभी पहले बता देंगे तब आपको ये क्लियर होगा। यहां से अभी आपको क्लियर नहीं होगा, अभी तक हमने सिर्फ इतना डिस्कस किया है। अब देखो मोहम्मद बिन कासिम की बात करें तो देखो ये, अच्छा मोहम्मद बिन कासिम के बारे में भी समझो। जो कमांडर होते हैं ना अरब जनरल अंडर उमायद, जो मोहम्मद बिन कासिम होते हैं जिनकी हम लोग बात कर रहे हैं, जो कि 711 या फिर कहो 712 में हमको देखने को मिलेंगे। ये राजा दाहिर के पास आएंगे और अटैक वगैरह करेंगे। तो मोहम्मद कासिम का लिंक कैसे है इस्लाम से, ये समझो कि मोहम्मद बिन कासिम कमांडर थे अरब जनरल अंडर उमायद। जो उमायद है ना, उमायद, उनके अंडर में ये क्या थे, अरब जनरल कमांडर थे मोहम्मद बिन कासिम। और ये जो लीड कर रहे थे, आर्मी लीड कर रहे थे सिंध में, किसके साथ, जुनैद के साथ। बेसिकली होता ये है कि सिंध वाले इलाका में राजा दाहिर नाम के व्यक्ति होते हैं, जो कि शिप्स वगैरह होती हैं, वहां का बेसिकली सामान नामान, जो पायलट्स होते हैं ना, जो कि लुटेरे होते हैं, जो जहाजों को वगैरह लूटते हैं, वो लोग उन जहाजों को लूट रहे थे। और उनको जब इन लोगों ने बोला, बेसिकली अल वालिद ने बोला कि मतलब ये अल वालिद वहां के बेसिकली उस टाइम पे कैलिफेट थे, उमायद कैलिफेट थे जिस टाइम पे मतलब इनको भेजा गया था। तो याद ये रखो, जब इन्होंने इनसे बोला कि भैया कि काहे ये सब दिक्कत कर रहे हो, इन सबको बंद कर दो, तो उन्होंने बोला बंद नहीं करेंगे। तो उन्होंने बोला ए सुनो मोहम्मद बिन भाई, तुम जाओ और जाके देख के आओ, जुनैद के साथ जाओ। तो जुनैद और मोहम्मद बिन कासिम जाते हैं और राजा दाहिर को खत्म कराते हैं, और जो बेसिकली सिप वाला जो गिफ्ट से ले जाते थे उन सबको सारी चीज़ को ठीक कर लेते हैं। और राजा दाहिर एक रूलर होते हैं सिंध के, जो कि चच डायनेस्टी वहां पे रूल कर रही थी, ठीक है। तो राजा दाहिर कहाँ के रूलर थे, चच डायनेस्टी। और वायदा भाई ये मैं आपको पुराने लेक्चर में बताया हुआ था कि चच डायनेस्टी यहाँ पे थी, और वहीं के कौन थे राजा, राजा दाहिर, ठीक है। और ये चीज, अगर ये चीज अभी ऊपर से जा रही है तो अभी ये मैं दोबारा एक्सप्लेन करूंगा नीचे, तो आपको सारा का सारा क्लियर हो जाएगा, ओके। बस सुनते जाइए अच्छे से, ये भी नहीं ठीक है, चलो उसको बाद में एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। अच्छा सुनो सुनो सुनो, अरब रूलर एस्टेब्लिश इन, ओके ओके,
अच्छा, राजा दाहिर, हाँ, तो जब राजा दाहिर को ये हरा देते हैं तो अरब रूल एस्टेब्लिश हो जाता है सिंध और मुल्तान वाले इलाके में। फर्स्ट डायरेक्ट पॉलिटिकल एंट्री ऑफ इस्लाम इनटू इंडिया, पहली बार इस्लाम इंडिया में यहीं से घुसा था। ठीक है, इस्लाम पहली बार, इस्लाम का इन्फ्लुएंस इंडिया में कहाँ से आया, जब वो राजा दाहिर को मानने आए थे। ठीक है, ओपन इंडिया फॉर इस्लामिक इन्फ्लुएंस रिलीजन कल्चर एंड ट्रेड। और जब ये एंट्री कर गए, अब एंट्री कर गए तो इंसान बार बार भी आ सकता है, तो वही बात है कि यहाँ से इंडिया में इस्लामिक इन्फ्लुएंस के लिए गेट खुल गए थे। फिर वो रिलीजन, कल्चर और ट्रेड धीरे धीरे होने लगा था। थ्रू लिमिटेड ज्योग्राफिकल इट विल सेट द स्टेज फॉर लेटर तुर्किश एंड अफगान इन्वेजन। अब वो वही बात है कि इन्होंने चाहे छोटा सा एरिया लिया हो, बट वही बात है कि अब जो आगे आने वाले लोग होंगे ना, वो अब बड़ा बड़ा एरिया लेके जाएंगे। कौन, चाहे तुर्किश, बेसिकली तुर्किश इन्वेजन हो या फिर कहो अफगान इन्वेजन हो, ये सारी की सारी चीजें भी क्लियर हो जाएंगी, टेंशन मत लो। ये वाली कहानी शायद मैं बीच में लगा दिया, इस वजह से आपको डाउट आ रहा होगा, है ना। वहीं से बेसिकली कंटिन्यू करते हैं, कहाँ से, अबू बकर के बाद से, तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, अबू बकर जी के बाद से हम सारी चीजें अभी, अच्छा हाँ, और ये आगे जाके बेसिकली नहीं कर पाए क्योंकि नाग भट्ट बैठे हुए थे और चाणक्य रूलर बैठे हुए, वो कह रहे अच्छा सुनो, तुमको आगे आना है आ जाओ, लेकिन यहाँ देखो अभी हम लोग बैठे हैं, अभी तुम्हारी आने की हिम्मत नहीं है और तुम आओ भी मत। तो ठीक है, इनकी वजह से ये लोग आगे कंकेस्ट नहीं कर पाए, और बेसिकली ये तो बस राजा दाहिर को हराने गए थे। ठीक है, तो कोर बिलीफ्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ इस्लाम, सेम चीज हम तो देख चुके। शहादत, शहादा देखो ये होता है डिक्लेरेशन ऑफ फेथ, कि आप भरोसा दिलाएं कि आप मानते हैं कि अल्लाह ही है और उनसे उनके अलावा कोई नहीं है। ठीक है, सालत मतलब होता है 5 डेली पीरियड्स, देख चुके थे। जाकत मतलब क्या होता है, चैरिटी और टैक्स, जो ऊपर हम लोग छोड़े हैं ना अबू बकर पे, वहां से भी कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, अभी बस ये थोड़ा थोड़ा देख लो। सौम क्या होता है, फास्टिंग। हज क्या होता है, पिलग्रिमेज, देख चुके थे। कुरान क्या है, एक होली बुक है। हदीस क्या है, ये सेइंग्स एंड ट्रेडिशन लिखे हैं प्रॉफिट मोहम्मद के द्वारा, जो कि डेली लाइफ में आपको करने चाहिए। सुनो मेरी बात, कि डेली दिनचर्या में अगर आपको जैसे पता नहीं होता ना कि क्या चीज़ कैसे करनी है, क्या सही है क्या गलत है, तो वो सारी चीज़ें आपको हदीस में देखने को मिलेंगी। ठीक है, ये सीरिया, कैलिफत, उम्मा, ये थोड़ा सा देख लेना। बाय द वे ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए, यूपीएससी के पीओबी तो थोड़ा देख लीजिए। सीरिया हो जाएगा इस्लामिक लॉ, जो कि कुरान प्लस हदीस से मिलकर बना है। कैलिफेट, जो कि पॉलिटिकल सिस्टम लीड बाय कैलिफ, कैलिफ के द्वारा जो चलाया जाता है उसको क्या बोलते हैं, कैलिफेट बोलते हैं। ये सक्सेसर ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद जी के बाद जितने भी लोग आए उनके सक्सेसर, उनको लोग कैलिफेट बोलते हैं। ठीक है, उम्मा, ग्लोबल कम्युनिटी ऑफ मुस्लिम्स एम्फसाइजिंग यूनिटी। यूनिटी मतलब होता है कि सारे लोग एक हैं, है ना, जानते हो ना, तो उसको प्रमोट करने के लिए उम्मा है। ठीक है, अरब ट्रेडर ये हो चुका था, ये हो चुका था, ये हो गया। हाँ, तो अब देखो अब्बासिद्स। ठीक है, अब यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। एजुकेशन की बात करो तो मदरसास होते हैं, इस्लामिक स्कूल्स इंट्रोड्यूस हो गए। ठीक है, ये कल्चर कंट्रीब्यूशन की बात है। ठीक है, और ये बेसिकली मोहम्मद बिन कासिम है ना, उनकी बात हो रही है। ये अभी हम बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम वाली बात है, उनको बाद में डिस्कस करेंगे। अब्बासिद सुनिए, अभी अब्बासिद अचानक से कहाँ से आ गए, इस बात को मैं क्लियर कर देता हूँ। 750 से लेकर 1258 तक अब्बासिद रहते हैं। ये इसको गोल्डन एज ऑफ इस्लामिक कल्चर माना जाता है, और इनकी जो कैपिटल होती है बगदाद होती है। अब आपको ये लग रहा होगा भैया ये अब्बासिद्स कहाँ से आ गए, ये टाइम पीरियड क्या है, ये गोल्डन एज है, वो तो समझ गए। अबू बकर के बाद की कहानी मुझे बताओ। तो ये है एक्सपेंशन आफ्टर मोहम्मद, उसी को बता रहे हैं। तो ये बेसिकली इसको इग्नोर करते हैं, इनको बाद ही में करेंगे। ठीक है, ऐसा तो आप फिर बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। तो एक्सपेंशन आफ्टर मोहम्मद देखो, तो रजाउद्दीन कैलिफेट, जिनको 4 राइटी गाइडेड कैलिफ माना जाता है, कि देखो मोहम्मद जी के बाद 4 लोग ऐसे आए। कौन 4 लोग ऐसे आए जिन्होंने इस्लाम को आगे बढ़ाने का काम करा और बढ़िया बढ़ाते चले गए, सक्सेसर थे प्रॉफिट मोहम्मद जी के अच्छे। ठीक है, और इसी को क्या बोलते हैं, रसाउद्दीन कैलिफेट बोलते हैं। और ये बहुत ज्यादा बेसिकली बड़े एरिया तक फैल जाता है। 632 से लेकर 661 तक इनका टाइम पीरियड है। सबसे पहले कौन आए थे, अबू बकर आए थे। अब याद आ रहा है, अब याद आ रहा है, अब क्लियर हुई चीजें। अभी बेसिकली इस्लाम के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन थी, उसको हम लोग बीच में जानने लगे थे, इस वजह से आप डाउट खा गए। साथ ही मैंने मोहम्मद बिन कासिम को डिस्कस कर दिया था, इस वजह से आप डाउट में आ गए। बट अब आपको क्लियर होगा, अबू बकर आए, ठीक है, उमर इब्न अल खातात आए, ठीक है, उतुवन इब्न अफान है, ठीक है। क्या टाइम पीरियड याद करना है, नहीं। क्या नाम याद करना है, बिल्कुल नहीं। क्या टाइम पीरियड नाम याद करना है, बिल्कुल नहीं। अबू बकर के बारे में याद करना है। अबू बकर के बाद में सबसे लास्ट में कौन आते हैं, अली इब्न अबी तालिब। अब ये जो आते हैं चलो ठीक है, इनके बाद ये आए, इनके बाद ये था। अब देखो जैसे ये समझना, जो अबू बकर थे ये सबसे अच्छे कंपेनियन थे, किनके, मोहम्मद जी के। उनके बाद ये इनके कंपेनियन होंगे, ये इनके कंपेनियन होंगे, ये इनके होंगे। बट एक बात ये समझना, जो अली इब्न अबी तालिब थे, ये भैया कजिन भी थे। अब ये कजिन थे और सन इन लॉ थे किनके, प्रॉफिट जी के। अब ये प्रॉफिट जी के सन इन लॉ थे। तो सुनो मेरी बात, अब ये वही वाली बात हो गई कि लोगों ने बोला था कि मोहम्मद जी के फैमिली का कोई नहीं आएगा, और कुछ लोग बोल रहे थे कि मोहम्मद जी के फैमिली का ही रूल करना चाहिए। अभी वही वाली बात दोबारा से होगी। तो अब देखो, अब दोबारा से ये लोग बढ़ जाएंगे, तो एक हो जाएंगे सुन्नी और एक हो जाएंगे सिया। अब आपने सुना होगा कई लोग सुन्नी मुसलमान हैं, कई लोग सिया मुसलमान हैं, तो अब वो आपको क्लियर होगा। तो कैलिफ चूजन बाय मेजोरिटी सेंसस, बेसिकली ये बात है, जिनको ज्यादा लोग चुनेंगे, जो ये बात मानता था उनको हम लोगों ने सुन्नी बोला, और जिन्होंने बोला कि नहीं प्रॉफिट जी के फैमिली से ही लोगों को होना चाहिए, उनको हम लोगों ने सिया बोला। ठीक है, अब जो अली जी हैं, अली जी, इनको बेसिकली बनना था,
और ये बने भी, लेकिन इनको एसेसिनेट किया जाता है। क्यों? क्योंकि ये कजिन होते हैं, तो इनको बेसिकली एसेसिनेट किया जाता है, मतलब इनको मार दिया जाता है 661 में। अब दिक्कत हो जाती है। तो मैनी वांटेड हुसैन सन ऑफ अली एस कैलिफ। अब सुनो मेरी बात, ये तो सन इन लॉ थे, ये तो बात ठीक ही थी, बट अब लोग क्या चाहते थे कि जो हुसैन है इनके लड़के अली इब्न अबी तालिब, अली इब्न इब्न तालिब, ये क्या है? रिलेटेड है प्रॉफिट मोहम्मद जी से। सुनना अच्छे से, टेंशन हो रही है, रुको रुको रुको, क्लियर करते हैं चार्ट, फैमिली चार्ट है ना, दिक्कत हो जाएगी। प्रॉफिट मोहम्मद जी से रिलेटेड है कौन? अली, ठीक है। अब अली खत्म हो गया, प्रॉफिट मोहम्मद जी की डेथ काफी टाइम पहले हो गई, तो अब इनके बाद इनकी देखो, अभी तक कोई फैमिली वाला नहीं आ रहा था, अभी तक वही आ रहे थे कि ये इनके चले, ये इनके चले, ये इनके चले। अब ये भी चले थे, बट हाँ, वो माना कि इनके सने लॉ भी निकले और कजिन भी निकले, बट इनके बाद लोग क्या बोले लगे कि भैया हुसैन को बना दो, ठीक है, हुसैन को बना दो, जो कि प्रॉफिट मोहम्मद जी के फैमिली का ही है। क्यों? अच्छे समझना, क्योंकि ये इनकी फैमिली के थे तो ये भी इनके फैमिली के होंगे कहीं ना कहीं। तो हुसैन थे ना, ये भी अली के सन थे। किनके? अली के सन थे, और ये कहीं ना कहीं प्रॉफिट मोहम्मद जी के फैमिली के हुए। तो अब काफी लोग क्या कह रहे थे कि भैया इनके फैमिली का नहीं बनना चाहिए, और काफी लोग कह रहे थे उसको बनाओ जो वर्दी है, मतलब जिनको लोग चुनना चाह रहे हैं। तो ये बात, इतनी बात क्लियर हो गई। अब आगे सुनना, ठीक है। तो अली जी को मार दिया जाता है, ठीक है। हुसैन जो कि सन ऑफ अली होता है एज कैलिफ, लोग मानते हैं कि इनको चुना जाए। लेकिन होता क्या है? लेकिन होता क्या है? जो ट्रांजेक्शन होता है, उमायद, उमायद कैसे बनता है? जो मुआविया वन होता है ना, मुआविया वन, देखो एक ये बेसिकली गवर्नर है सीरिया का, ये कैलिफ बन जाता है। अब सुनो मेरी बात, बनना किसको चाहिए था? हुसैन को, जो कि सारे लोग डिमांड कर रहे थे, बट बन कौन जाता है? गवर्नर ऑफ सीरिया, जो कि मुआविया वन था, ये बन जाते हैं। अब ये अगर कैलिफ बन जाएंगे तो यहीं से स्टार्ट हो जाती है उमायद डायनेस्टी। बस अब यहां से जो इस्लामिक इन्वेजन वाला पार्ट है वो आपको क्लियर होने लगेगा, ठीक है। ये स्टार्ट हो जाता है उमायद डायनेस्टी। और आप बाकी याद ये रखो, मुआविया बन बने हैं, मतलब किसकी बात मानी गई है? सुन्नी जी की बात मानी गई है, ठीक है। इन लोगों की बेसिकली डिमांड चली है, और ये जो सन ऑफ अली है वो नहीं बन पाए, मतलब इनकी काइंड ऑफ नहीं सुनी गई। अब ये जो बनते हैं ये तो ठीक है, ये गवर्नर ऑफ सीरिया थे, ये कैलिफ बन जाते, स्टार्ट कर देते उमायद किंगडम। अब सुनना मेरी बात, कि इन्होंने बोला इनको बन जाने दो, बट इनके बाद जो मुआविया के लड़के होते हैं यजीद, अब ये क्या बोलते हैं कि भैया अब हमारा यजीद है, ये लड़का बनेगा, अब यही बनेगा आगे वाला सक्सेसर। अब वो बोलते हैं एक बात बताओ, कि जब इनका लड़का बन रहा था तब तुमको बड़ी दिक्कत हो रही थी, जब अली जी का लड़का हुसैन बन रहे थे तब आपको प्रॉब्लम हो रही थी, बट अगर आप अपने ही लड़के को, मतलब जो मुआविया वन है, अपने लड़के को कैसे बना सकते हो? तो इन्होंने जैसे इसको सक्सेसर डिक्लेयर किया, तो भैया जो हुसैन है, जो कि अभी तक शांत थे, कौन? हुसैन, जो कि सन ऑफ अली थे, अभी तक शांत थे। अब वो करते थे कि अपोज, अब वो करते थे कि अब नहीं हमसे सुना जाएगा, अब होगी लड़ाई। तो अब होता है बैटल ऑफ कारवाला। अब सुनना, अब आपको पता है कि हुसैन ने क्यों अपोज किया, ठीक है। तो अब होता है बैटल ऑफ कारवाला 680 में, लेकिन भाई कितनी भी कोशिश करके हुसैन है वो हार जाते हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है। अब जो हुसैन है ये काफी माने भय व्यक्ति हैं, इनको जो मुस्लिम से काफी मानते हैं, और जब इनकी डेथ हो जाती है तो उसी समय को माना जाता है, मतलब माना क्या जाता है, उसी समय को मुहर्रम की तरह सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। और मुहर्रम है कुल मिला के इनकी जो मृत्यु हो जाती है उस वजह से मनाया जाता है, इस बात को समझो। तो ये आप किसी को हैप्पी मुहर्रम नहीं कह सकते, ठीक है, जिसको भी आप बोलेंगे। और मेरे मित्र ने भी मुझे बताया था कि मुहर्रम थोड़ा सैड होता है, तो अब मुझे एग्जैक्टली पता है क्यों होता है, समझ गए। तो शिया ट्रेडिशन में मुहर्रम इसलिए बनाया जाता है। तो की एक्सपेंशन, अब देखो भाई, जो रसाउद्दीन पीरियड, अब रसाउद्दीन पीरियड कौन सा है भाई? रसाउद्दीन पीरियड यही वाला है जिसमें ये 4 लोग आए थे, ठीक है। लास्ट में ये आए। अब इन्होंने बोला था कि भाई हमारा लड़का आना चाहिए, पर इनका लड़का नहीं आया। कौन बन जाता है? मुआविया बन जाता है। मुआविया कहता है अब हमारा लड़का आएगा। कि अच्छा आपका लड़का कैसे आएगा? तो लड़ाई हो जाती, तो हुसैन हार जाते हैं। अब हुसैन हार जाते हैं तो अब कौन बनेगा? यजीद बनेगा ना। चलो देखते हैं भैया, आफ्टर प्रॉफिट मोहम्मद। अच्छा देखो, तो ये जो रसाउद्दीन पीरियड है, जो कि अभी ऊपर आपको बताया, तो उस टाइम पे पर्सिया, इजिप्ट, सीरिया और अर्ली इस्लामिक एम्पायर स्ट्रेच कर जाता है अरेबिया से 3 कॉन्टिनेंट्स तक, ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा फैल जाता है। रसाउद्दीन पीरियड के टाइम पे क्या इस्लाम की बात हो रही है? इस्लाम की बात हो रही है, इस बात को क्लियर रखना, ठीक है, दिमाग में। और हाँ, अब वही कहानी है, अब कोई बीच में मैं नहीं लाऊंगा, वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे। और मुझे लगा भी था कि उस टाइम पे आप लोग बहुत कंफ्यूज हो गए होंगे, लेकिन अब क्लियर चल रहा होगा। तो प्रॉफिट मोहम्मद जी के बाद 4 राइट गाइडेड कैलिफ आए, आपको पता है। 661 में बेसिकली एसेसिनेट कर दिया गया किसको? अली जी को। उनके बाद उनके लड़के आए हैं ना, बट वो लड़के बने नहीं। फिर कौन आया? मुआविया बनाया। मुआविया तो बन जाते, फिर वो अपने लड़के को बनाए रखते, लेकिन फिर बैटल हो जाता है ना, बैटल ऑफ कारवाला देख चुके थे। तो द ट्रांजेक्शन ऑफ उमायद डायनेस्टी शिफ्टेड द कैपिटल टू दमास्कस। चलो अब ये भी याद रखो कि उमायद डायनेस्टी की जो कैपिटल क्या होती है? दमास्कस तक, दमास्कस में शिफ्ट हो जाती है, ठीक। उमायद डायनेस्टी की कैपिटल दमास्कस में शिफ्ट हो जाती है, इस बात को आपको याद रखना है। सारी चीजें याद नहीं रखनी है, बस अभी मैं कहानी सुना रहा हूं, मैं बता चुका हूं कि आपको बैटल ऑफ करवाला याद कर लो, उमायद डायनेस्टी की कैपिटल शिफ्ट हुई है याद कर लो। ये अगर थोड़ा याद कर पाओ कहां कहां तक फैला हुआ था रसाउद्दीन पीरियड के टाइम पे। अच्छा, रसाउद्दीन पीरियड क्या है ये याद रख लो कि यहाँ पे 4 लोग गाइड कर रहे थे, बस अच्छे लोग थे ये, जो कि मतलब अच्छे चला रहे थे, तो ये 4 याद कर लो बस।
और कुछ याद नहीं करना है, और कुछ, हाँ अली जी जो अली असैसिनेट हुए 661 में, ये थोड़ा देख लेना, ठीक है। ये मुहर्रम वाला जो होता है ये क्यों होता है इसको देख लेना, बस कहानी याद नहीं करनी है, एक एक चीज याद नहीं करनी है, ठीक है। अब ये है उमायद, ये किंगडम देख रहे हो कितना फैल चुका है, कितना फैल चुका है, तो ये काफी टाइम पे फैल जाता है, ठीक है। 750 तक ये जो उमायद किंगडम है काफी फैल जाता है, ठीक है। अब उमायद डायनेस्टी की ही बात कर लेते हैं। तो देखो इनके जो फाउंडर कौन थे, मुआविया बन थे, आपको पता है अली एसिनेशन, अली जी के एसिनेशन के बाद, मतलब उनको खत्म करने के बाद, ठीक है। इनकी जो कैपिटल होती है डमेस्कस और सीरिया होती है। एक्सपेंशन की बात करें तो नॉर्थ अफ्रीका, स्पेन, ये सारा बेसिकली फैला जाता है, आपको इतना ज्यादा जानने की नीड नहीं है। आप ये समझ लो कि फर्स्ट इस्लामिक एंट्री इनटू सबकॉन्टिनेंट, मतलब ये है कि जो इंडिया में है ना, इंडिया में भी ये फैल जाता है ना सिंध में, तो यहीं से जो उमायद डायनेस्टी है इन्हीं के अंडर में पहली बार इंडिया में इस्लाम आता है, ठीक है। तो बस इतना याद रखो कि इंडिया में आता है, बाकी ये सब आपको याद करने की नीड नहीं है, थोड़ा याद रखोगे तो ठीक है, वैसे इतना नीड नहीं है। सिया मुस्लिम वांटेड प्रॉफिट मोहम्मद एज सक्सेसर, जो सिया मुस्लिम थे वो जानते थे कि प्रॉफिट की मानते चाहते थे कि प्रॉफिट मोहम्मद की फैमिली से ही कोई सक्सेसर हो, ठीक है। तो अब हो जाता है अब्बासिद रिवॉल्यूशन, सुनो मेरी बात, अब हो जाता है अब्बासिद रिवॉल्यूशन, कुल मिला के ये समझो लड़ाई हो जाती है, कब होती है 747 सी में, और ये जो पार्ट है इसको आपको याद रखना है, बस ये बस टाइम याद रख लो कि अब्बासिद रिवॉल्यूशन होता है कब, 747 सी में, ठीक है। ये देखो अब्बासिद कैलिफेट वाला एरिया, ठीक है। वैसे मैप का इतना आपको जानने की नीड नहीं है, ये विजेंटाइन एम्पायर ये सारी बिल्कुल नीड नहीं है, बस आप ये समझ लो कि ये थोड़ा मैप था उस टाइम पे, बस उससे ज्यादा नहीं जानना आपको, ठीक है। अब अब्बासिद कैलिफ 750 से लेके 1250 ये क्या कर देते हैं बेसिकली, ये रिवॉल्यूशन कर देते हैं, ठीक है। कि यार तुमको अच्छा दिक्कत हो रही है मुआविया से, उन्होंने कहा दिक्कत हो रही है, उन्होंने जो रिवॉल्यूशन कर देते तो रिवॉल्यूशन कर दिया जाता है, ठीक है। तो अब अब्बासिद कैलिफेट जो अब्बासिद कैलिफेट है इनका टाइम पीरियड स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये चलता है 750 से लेकर 1258 तक। अब ये कैसे चलता है, ये कैसे खत्म होगा, ये भी हम जानेंगे, ठीक है। ये डिसेंडेंट थे अवस इब्न अव मुताबिक, जो कि प्रॉफिट्स के अंकल थे, जो मोहम्मद जो सुनो सुनो जो मोहम्मद प्रॉफिट है, जो प्रॉफिट मोहम्मद है उनके अंकल थे ना, ये उन्हीं के डिसेंडेंट थे, मतलब उनके उन्हीं के फैमिली के थे। तो अबू अल अब्बास अल सफा बनते जो कि ग्रैंडसन होते हैं अब्बास के। अब अब्बास कौन है, ये प्रॉफिट जी के अंकल है, तो कुल मिला के फैमिली के ही लोग हैं। तो अब ये रूल करते हैं, ये फर्स्ट कैलिफ बन जाते हैं, ठीक है। कहाँ के, अब्बासिद कैलिफेट के। सुनो हमारी बात, अब्बासिद कैलिफेट का जो भी फर्स्ट रूलर बना है ये मोहम्मद जी के फैमिली का ही है, कोई ना कोई, समझ गए, बस, ठीक है। स्मॉलर डायरेक्ट टेरिटरी कंपेयर टू उमायद, जो उमायद है उनके हिसाब से जो इनका टेरिटरी था काफी छोटा था, जो उमायद रूल कर रहे थे उनके हिसाब से इनकी टेरिटरी काफी छोटी थी। गवर्नर गिवन ऑटोनॉमी, ठीक है। अब सुनो मेरी बात, जो अब्बासिद खलीफत हैं ये करते क्या है, ये कहते हैं कि यार अपन को बढ़ाना तो है, तो ये क्या करते हैं कि जितने भी लोग हैं ना, बेसिकली 7 या 8 इनके यहाँ पे बेसिकली कहते हैं प्रोविंशियल डायनेस्टी थी, तो उनसे ये क्या कहते हैं कि आप ऐसा करना कि आपको रूल करना है करो, जितना रूल करना है उतना करो, बट ये कह देना कि आप अब्बासिद कैलिफेट के अंडर रूल कर रहे हो, खुद कलेक्ट करो टैक्स, मेंटेन करो आर्मी, एडमिनिस्टर करो, जो करना है करो, बस ये बोल देना कि आप अब्बासिद कैलिफेट के अंडर हो। वो बोले क्यों बोल दें, क्या यार हम तो आपको आमिर बोलेंगे, सुल्तान बोलेंगे। और देखो आमिर उन्होंने उन पे बोला, देखो जहां अब्बासिद कैलिफेट का ज्यादा बेसिकली हाथ था, मतलब कि अब्बासिद कैलिफेट को पता था कि हम इनको ज्यादा कंट्रोल कर पा रहे हैं, और जो अब्बासिद के ज्यादा कंट्रोल में थे उनको इन्होंने आमिर टाइटल दे दिया, और जो इनके लेस कंट्रोल में थे उनको इन्होंने सुल्तान घोषित कर दिया। और काफी लोग इंडिया से जब मतलब सारे लोग आते हैं तो वो भी बोलते हैं कि हमको सुल्तान घोषित कर दो, सुल्तान घोषित कर दो, मतलब आपके अंदर में आ जाएंगे। बहुत सारी बात हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सुल्तान बेसिकली कौन होते हैं, जिनके पास लेस कंट्रोल होता है, उनके पास ऑटोनॉमी ज्यादा होती है। अब लेस कंट्रोल इनका अब्बासिद कैलिफेट का ज्यादा कंट्रोल इन पे नहीं होता है, ठीक है। इनके पास ज्यादा ऑटोनॉमी होती है, जो खुद भी कर सकते हैं, हो सकता है बाद में जाके ये खुद रिवोल्ट करते हैं, ठीक है। ठीक है, समझ पा रहे हो। और बाकी ये कहानी याद करने की नीड नहीं है, ठीक है। ये नेम याद करने की नीड, बस अब्बासिद कैलिफेट याद रखो, ये टाइम पीरियड, बस 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 इतना याद रखो, ओके। और ये 2 टाइटल याद रखो। और ये 2 टाइटल कैसे मिलते थे, जहां ज्यादा कंट्रोल होता था अब्बासिद का उनको आमिर बोलते थे, जहां कम कंट्रोल होता था उनको सुल्तान बोल दिया करते थे, ठीक है। मुस्लिम एम्पायर फ्रेगमेंटेड इनटू प्रोविंशियल डायनेस्टी, और उस टाइम पे जो मुस्लिम एम्पायर था वो टूट गया था, डायनेस्टीज में बट गया था, तो उसी चक्कर में ये क्या बोलते हैं, प्रोविंशियल डायनेस्टीज जिनके अंदर 7 या 8 थी। तो बस आप याद रखो कि उन्होंने उनसे क्या बोला था कि भैया हम आपको ये टाइटल दे देंगे, आप बस ये मान लो कि आप हमारे अंडर में हो। तो एक थी तहरी डायनेस्टी, ठीक है, एक थी सफारी डायनेस्टी, और एक थी सामानिंद डायनेस्टी। तो इन 3 डायनेस्टी को आप जैसे समझेंगे तो आपको चीजें क्लियर होने लगेंगी। 8 डायनेस्टी थी पर हम 3 की बात कर रहे हैं। एक तो तहरी डायनेस्टी 831 से लेकर 873 सी, ठीक है। ये है, ये देख रहे हो, ये काफी बड़ा है, ठीक है। बस ये देख लो, ये इंडिया वाला पार्ट देख रहा है आपको, ये गुजरात वाला। तो यहाँ पे बसी हुई थी क्या, ये तहरी डायनेस्टी। टाइम पीरियड देखो बिल्कुल लीड नहीं है, बट तहरी डायनेस्टी अकेले याद कर लो वही काफी है। अगर टाइम पीरियड याद कर पाओ तो अच्छी बात है, ठीक है। तो ये जो रीजन था इनका, ये वाला रीजन था, बिल्कुल लीड नहीं है याद करने की, ठीक है। पर्शियन डायनेस्टी एक्सेप्टेड इस्लाम, बेसिकली इन्होंने इस्लाम एक्सेप्ट कर लिया था, और इन्होंने क्या बोला था कि हम अब्बासिद कैलिफेट के अंडर रूल कर रहे हैं, इनको सुल्तान या फिर आमिर का टाइटल दे दिया गया होगा, बस इतना याद रखो। सफारी डायनेस्टी ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, सुनो हमारी बात, सुनना अच्छे से। ये है अब्बासिद कैलिफेट,
ये है सामानिद डायनेस्टी, ये है सफारिड डायनेस्टी। अब जो अब्बासिद कैलिफेट है, इन्होंने बोला कि आप मेरे अंडर में रूल करो, बस आपको हम टाइटल वगैरह दे देंगे। तो ये भी नहीं कि अंडर में थे काइंड ऑफ, कुल मिला के ये पूरा बहुत बड़ा पार्ट था, ठीक है, ये सब एक ही थे, ठीक है, इस बात को समझो। तो सफारिड डायनेस्टी 861 से लेके 1003 सी तक, ठीक है, इनका थोड़ा टाइम पीरियड अगर आप याद रखोगे तो अच्छा होगा, ठीक है। रोज इन सिस्तान, ये सिस्तान में बेसिकली धीरे धीरे राइज करती है, कौन सी, ये सफारिड डायनेस्टी, ओके। अटैक्ट तिहरीर, डिफीटेड देम, जो तिहरीद होती है तिहरी डायनेस्टी, उनको बेसिकली ये हरा देते हैं, ठीक है, और डिफीट कर देते हैं, और ये टाइटल ले लेते हैं अब्बासिद के अंदर में सुल्तान का टाइटल, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये तिहरीद वाला जो पॉइंट है, इसको थोड़ा भी बाद में भी मैं आपको अच्छे से बताऊंगा। तो ये टाइटल लेते हैं अब्बासिद के अंदर के भाई हम आपके अंडर में हैं और हम लोग सुल्तान टाइटल लेने के लिए तैयार हैं। अब ये होती है सामान्य डायनेस्टी 890 से लेकर 999, ठीक है। इसका टाइम पीरियड वही है कि नीड नहीं है, बट अगर करना चाहो तो कर लो, नाम अकेला याद रखोगे मोर देन एनफ है, ठीक है। ये पर्शियन डायनेस्टी थी, ये रूल कर रही थी इस वाला रीजन, बिल्कुल नीड नहीं याद करने की। पार्ट्स ऑफ ईरान बिल्कुल नहीं है। ये लड़ाई करते हैं सफारिद से, ठीक है, ये लड़ाई करते हैं सफारिद से, ये इनसे लड़ते रहे, और वहां पे जो ट्राइब्स होती है ना, छोटी मोटी ट्राइब्स, ये इन पे अटैक करती रहती है टाइम टू टाइम, ये और ये इनसे लड़ते रहते, तो कुल मिला के बीच में फंस जाते, तो धीरे धीरे ये खत्म हो जाएंगे, सारी डायनेस्टी भी धीरे धीरे खत्म होंगी। इनके बारे में आपको बताऊंगा, ठीक है। और ये भी अब्बासिद की जो अथॉरिटी है उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब जो टर्क्स होते हैं सेंट्रल एशिया में, सुनो मेरी बात, पूरी कहानी क्लियर होती चली आ रही है। हाँ, मैं बता दूंगा एंड में कौन कौन याद रखना है, कितना याद रखना है, बहुत ही लिमिटेड याद करना है, ठीक है। कहानी बहुत बड़ी है, बहुत सारी चीजें मैंने आपको बताई, आपको लिमिटेड ही याद करना है। अगर मैं आपको 100 चीजें बताऊंगा तो मैं लास्ट में बता दूंगा कि आपको सिर्फ 12 ही याद करनी है, ठीक है। तो लेक्चर बस एंड तक देखना कि आपको क्लियर हो जाए मोहम्मद गोरी, मोहम्मद बिन कासिम और महमूद गजनवी आए तो आए कहाँ से। तो तुर्क थे भैया सेंट्रल एशिया में बहुत सारे। अब ये उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, यहाँ सारे थे। ये क्या करते थे, अटैक करते थे, और घोड़े पे भाई साहब क्या हॉर्स राइडिंग करते थे, आते थे, मारते थे, लूटते थे, भाग जाते थे। बुद्धि सड़ गई इन लोग की। अब इन्होंने अब्बासिद और समासिद की मतलब नाक में दम कर दिया। अब जो अब्बासिद हैं और समासिद हैं, इनको ये जो यहाँ की ट्राइब आती, दे मारा भागे, दे मारा भागे, दे मारा भागे, दे मारा भागे, बुद्धि खराब हो गई इन लोग की। तो अब ये लोग क्या करेंगे सोचो। अब ये कहते हैं ऐसा करो कि यार तुम तो बहुत मार रहे हो, क्या चाहिए, पैसा, लूट वूट चाहिए, चलो पैसा हम तुमको देंगे, लेकिन तो हमारे यहाँ पे काम करो यार, हम तुमको गार्ड बना लेंगे, ठीक है, और बढ़िया तुम कोल्ड रोड में रहो, हमारे बढ़िया काम करो। उन्होंने कहा बहुत बढ़िया है, तुम बहुत अच्छे आदमी हो। तो ये जो तुर्क्स थे, इन्हीं को बेसिकली ये अब्बासिद और समाजियंस पे जो अटैक कर रहे थे, अब ये इन्हीं के अंडर में काम करने लगते हैं, गार्ड वगैरह बन जाते हैं और बेसिकली महलों में कुछ ना कुछ काम वगैरह करने लगते हैं। तो अब क्या होगा, अब ये धीरे धीरे भैया मिलिट्री रैंक्स इनकी जो है ना हाई हो जाएंगी। समाजियंस के जब ये अंदर रहेंगे तो ये जो उनकी मिलिट्री रैंक है, जो पहले इतना सा था, पहले पहरेदार था, फिर सिपाही बना, फिर वो कमांडर बना, फिर वो बना, फिर ऐसे ऐसे करके उनकी जो रैंक है वो बढ़ती जाएगी। अब ये लोग क्या कर रहे थे, ये एक्सेप्ट कर रहे थे इस्लाम। अब सुनो मेरी बात, ये थे कर्रे लोग, ये जो ट्रुक्स थे ये बहुत भयंकर लोग थे। पहली बात तो बस लड़ना था इनको, तो इनने काम तो लड़ते रहेंगे। इन्होंने बोला भाई इस्लाम मान लो, उन्होंने कहा मान ले रहे, तो उन्होंने कहा देखो अगर हम इस्लाम मानेंगे तो अगर कोई और नहीं मानेगा तो उसको हम पीटेंगे। उन्होंने कहा ठीक है। तो जब ये इस्लाम एक्सेप्ट कर लेते तो इन्होंने बोला हमें गाजी, मतलब हम इस्लाम की रक्षा करेंगे। ये तो अब ये लोग बहुत भयंकर रक्षा करते हैं, देखना भाई ये सबको खत्म कर देंगे। अब सुनो मेरी बात, तो यही एक गाजी होता है, यही एक गाजी, सुनना मेरी बात, यही एक गाजी बसाता है गजनवी एम्पायर। अब इनका जो फाउंडर होता है वो कौन सा, अल्पतपिन। ये क्या है, एक तुर्क स्लेव है जो कि जनरल था, बाद में जाके गवर्नर बन गया गजनी का। अब जो गजनी होगा इन्हीं लोग के कहीं कंट्रोल में होगा, समानिंद या फिर इनके कंट्रोल में, ठीक है, बस इतना देख लो आप। ये बाद में जाके ये अल्तविन बेसिकली गजनवी एम्पायर को बसा लेता है, इतना देख लो। कैपिटल क्या होती है, गजनी होती है। हिज डिसेंडेंट एस्टेब्लिश इंडिपेंडेंट गजनवी एम्पायर, जो उनके डिसेंडेंट होते हैं वो इस्टेब्लिश करते हैं इंडिपेंडेंट गजनवी एम्पायर। तो काफी बार फाउंडर हम इनको मानेंगे, काफी बार फाउंडर इनके लड़के सुबक्तगीन को मानेंगे। भैया ये यहाँ से जाना पहचाना लग रहा कुछ। अब याद आया महमूद ऑफ गजनवी, याद आया महमूद ऑफ गजनी, इनके लड़के का लड़का है, समझ गए ना, ठीक है, यही है वो तुर्क। तभी हम उसको क्या बोलते हैं, तुर्किस बोलते हैं। याद आया, याद आया, हाँ बस अब तुमको और क्लियर होने लगा, और मजा आने लगेगा, ठीक है। इमर्ज आफ्टर डिक्लाइन ऑफ समानियंस, जो समानियंस थे ना, ये समानियंस के अंदर काम करते थे, कौन, ये अल्तफीन। जो अल्तगीन है, अल्पतगीन है, ये किसके अंदर काम करते थे, समानियत के अंदर। अब समानियत जैसे कंट्रोल हुई, अल्तफीन ने बोला अरे हटो यार, हम तो तुर्क स्लेव हैं, हम जनरल बन गए, गवर्नर बन गए हैं, और हम गजनी में कैपिटल बसाएंगे, और हमें आपसे मतलब नहीं। समानियंस खत्म हो जाते हैं, ठीक है, समानियंस खत्म हो जाते हैं, और ये लोग राइज कर जाते हैं गजनबी एम्पायर में। पहले अल्पतगीन आते हैं, फिर सुबक्तगीन आते हैं, फिर महमूद ऑफ गजनवी आते हैं। इनके बारे में भी सारी चीजें हम लोग जानेंगे। इन सिंपल वर्ड्स, उमायद एक्सपेंडेड इस्लाम वाइजली, जो उमायद थे उन्होंने इस्लाम को अच्छे से फैलाया, ठीक है। अब्बासिद रिप्लेस देम, अब्बासिद उनको हटा देते हैं, किसको, उमायद्स को। बट गेव ऑटोनॉमी टू गवर्नर, बट गवर्नर्स को ऑटोनॉमी दे देते कि आपको जो मन है वो करो। पर्शियन डायनेस्टी, तहरीर, सफारी, समाजिन रोज अंडर अब्बासिद। जो अब्बासिद है ना, अब्बासिद, इन्हीं के अंडर में ये तीन डायनेस्टी क्या करती है, रोज करती हैं, और इनकी जो लड़ाई वगैरह थी वो भी मैं आपको बता दिया। टर्क एंटर एट मर्सिनरीज, सॉरी
मर्सिडीज लेटर फाउंडेड द गजनबी एम्पायर। और जो टर्क्स आए थे धीरे धीरे कैसे आए थे, वही गार्ड वगैरह बनकर बाद में जाके क्या बोलते हैं, ये क्या करते हैं, ये गजनबी एम्पायर को बसा लेते हैं। क्लियर। अब आपको बता देता हूँ, मतलब यहाँ से तो इस्लामिक इन्वेजन स्टार्ट हो गया। अब मैं आपको बता देता हूँ कि आपको रटना क्या क्या है, ठीक है। बताऊँ? कुछ नहीं रटना है, ठीक है, कुछ नहीं रटना है, मतलब बिल्कुल भी रीड नहीं है। एसएससी कभी क्वेश्चन नहीं करेगा यहाँ से, ठीक है। एसएससी कभी क्वेश्चन नहीं करेगा, यूपीएससी जरूर करेगा, तो रट लेना, बट डायनेस्टी के नेम याद रख लेना। बिल्कुल रीड नहीं है, मैं आपको बता दे रहा हूँ, लिमिटेड। बस ये याद रखना, बस ये याद रखना कि रसाउद्दीन कैलिफेट का मतलब होता है कि 4 राइट गाइडेड कैलिफ्स और टाइम पीरियड, बस इतना, बस। इनकी नाम बिल्कुल नीड नहीं है। अगर याद रहे तो बहुत अच्छी बात है, याद रहे तो बहुत अच्छी बात है, नीड नहीं है। इन दोनों का जो बेसिकली डिफरेंस याद कर लेना, वैसे रिलीजियस थोड़ा हो जाएगा तो क्वेश्चन नहीं आएंगे। तो ये थोड़ा देख लेना, ये थोड़ा टाइम पीरियड देख लेना। ये अगर देख पाओ तो देख लेना, वही बात है कि अगर देख लोगे तो अच्छा है, याद रहेगा तो बहुत अच्छा, बट नीड नहीं, ठीक है, ठीक है। हाँ, मुआविया 1 करते हैं स्टार्ट उमायद का डायनेस्टी को, ये थोड़ा याद रखो। बैटल ऑफ करवाला थोड़ा सा याद रखो, और ये मुहर्रम क्यों मनाया जाता है ये थोड़ा याद रखो। और ये जो है ना एक्सपेंशन बिल्कुल नीड नहीं है, बट अगर याद रखोगे पर्सिया सीरिया इजिप्ट तो थोड़ा याद रहेगा, ठीक है, वही वाला इलाका है ना। बैटल ऑफ करवाला देख चुके थे, उमर डायनेस्टी देख चुके थे, ठीक है। और ऊपर मैंने आपको पहले ही बता दिया था क्या क्या याद करना है क्या क्या नहीं करना है, ठीक है। आमिर सुल्तान ये तो समझ ही गए होगा आप। तहरीर डायनेस्टी पर नाम याद रख लो, ठीक है। सफरी डायनेस्टी या नाम याद रख लो, ये थोड़ा सा पूरा याद रख लो, समरी डायनेस्टी। अब समानिद क्यों, अब समानिद डायनेस्टी में आपसे क्यों बोल रहा हूँ कि याद रख लो, अब समझ पाए कि नहीं समझ पाए। समानिद डायनेस्टी आप जैसे इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि समानिद से ही तो अलग होकर गजनी बना था, गजनवीद एम्पायर, समझ गए ना, इस वजह से बोले समानिद को थोड़ा टाइम पीरियड पर देख लेना। अब समानिद देखो तो ये तो वैसे ही याद आ जाएगा, सफरीद है ना, बस। अब मजा आ रहा है। अब मोहम्मद बिन कासिम की बात करते हैं, 712 एडी। अब इनकी वही वाली लोकल कहानी आपको सुना देते हैं सारी, कि मोहम्मद बिन कासिम 712 में आए थे, ये फर्स्ट मुस्लिम थे, ये अरब इन्वेडर थे, इंडिया में आए थे, ये बिलोंग करते थे उमायद कैलिफेट से। कैसे बिलोंग करते थे सारा समझ जाओ। इनको किसने भेजा था, हजज इब यूसुफ ने, और ये पावरफुल गवर्नर थे उस टाइम पे इराक के, उमायद कैलिफेट के अंडर, ठीक है। ये इराक के एक छोटे से, मतलब उमायद कैलिफेट तो बहुत बड़ा था, उमायद कैलिफेट के अंडर ये इराक के गवर्नर थे ये। और इन्होंने भेजा था किसको, मोहम्मद बिन कासिम को। किसके साथ भेजा था, किसके साथ भेजा था, आपको एक नाम याद कराया था, एक सेकेंड, वो नाम बहुत प्यारा सा नाम था, काफ़ी फेमस नेम है वो। अरे यार बहुत अच्छा नाम था, एकदम जुबान पे था, फिसल गया वो नाम। अरे रुको मैं नाम याद बता देता हूँ कि कहाँ गए। हाँ, जुनैद के साथ, ठीक है। हाँ, तो जुनैद के साथ इन्होंने बोला था कि अटैक करिए, ठीक है, बस इतना याद रखना, ठीक है। उनके साथ इनको भेजा गया था कि राजा दाहिर जी को जाओ, ये थोड़ा वहाँ पर लोग का दिक्कत दे रहे, तो अरब मर्चेंट जो सिर्फ थी जिसमें गिफ्ट जा रहे थे कैलिफ वगैरह के लिए, तो उनको बार बार प्लंडर करके लूट लेते थे। कौन, पायरेट करते, पायरेट्स जो होते थे लुटेरे, वो सोचते थे अरे यार गिफ्ट जा रहे हैं कैलिफ के लिए, खलीफा के लिए, ऐसा करो अपन लूट लो। तो ये जो दावाल है ना, सिंध कोस्ट है ना, सिंध कोस्ट, ये दावाल वाला इलाका, तो यहाँ पे बार बार लूट लेते हैं, ये सिंध का कोस्ट है, दावाल वाला एरिया, ठीक है। नीड नहीं है, देख लेना थोड़ा सा, ठीक है। राजा दाहिर जो कि हिंदू ब्राह्मण रूलर थे सिंध के, उनसे बोला गया कि भैया यही सारी गलती तुम कर रहे हो। कह रहे भैया हम नहीं कर रहे। कह रहे कर तो तुम ही रहो, तो उनको रोको। उन्होंने कहा हम नहीं रोक पाएंगे। उन्होंने कहा रोको तो फिर हम ही आ रहे हैं। फिर भैया हजज ने ऑर्डर करा, कासिम जाओ समझो यार, ठीक। तो कासिम फिर आते हैं और फिर समझ लेते हैं, समझ गए। तो बैटल ऑफ अरोर होता है 712 सी में। कासिम डिफीटेड राजा दाहिर हु वाज किल्ड इन बैटल, ठीक है। राजा दाहिर जो कि बैटल में हार जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। दिस मार्क द बिगिनिंग ऑफ मुस्लिम पॉलिटिकल कंट्रोल इन इंडिया। सिंध वॉज सैनिक, सिंध को कैप्चर कर लिया जाता है, बिकेम द ईस्टर्न मोस्ट प्रोविंस ऑफ उमायद कैलिफेट। उमायद कैलिफेट सिंध तक आ चुका था, इस बात को याद रखो, क्यों, क्योंकि ये इनको सिंध में हरा देते हैं, ठीक है। और ये गेटवे ऑफ इस्लाम बन जाता है। यहाँ पे पहली बार, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको रट लेना। और हाँ सुनो मेरी बात, यहाँ से सब रट लेना, यहाँ से सब रटने वाला है आपके लिए। तो यहाँ पहली बार इंडिया में जिजिया टैक्स इम्पोज किया। और हाँ, कहानी जो है, कहानी याद करने की नीड नहीं है, ठीक है। बस ये जिजिया टैक्स वाला याद रखेंगे। पहली बार जिजिया टैक्स किसने इम्पोज करा था, मोहम्मद बिन कासिम ने, ठीक है। किस पे, नॉन मुस्लिम्स पे, जो कि हिंदूस और बुद्धिस्ट हैं। दोस हु पेड वर अलाउड टू फ्रीडम। और हाँ, जो पे कर रहे थे उनको बोला कि भाई जो आपको रिलीजन फॉलो करना है करो। अब जो नहीं पे कर रहे उनसे बोला था, समझ गए, समझ गए। चलो यार लेक्चर खत्म करना है 9 से पहले, तो ये भी हो गया। ये लोकल कस्टम्स को थोड़ा सा, अरे वैसे ये नीड नहीं है, ठीक है, मत जानो, ठीक है। आफ्टर सिंध ही कैप्चर मुल्तान, सिंध के बाद ये मुल्तान को कैप्चर कर लेते, और मुल्तान को उस टाइम पे सिटी ऑफ गोल्ड कहा जाता था, ठीक है। इस बात को याद रखो, ठीक, इस बात को थोड़ा सा याद रखो, उस टाइम पे सिटी ऑफ गोल्ड कहा जाता था। और अभी सिटी ऑफ गोल्ड किसको कहते हैं, ये मुझे कमेंट करके बता दीजिए। आफ्टर द डेथ ऑफ हजज, अब ये हजज कौन है भाई, सर ये तो कंफर्म ही नहीं। अरे ये जिन्होंने भेजा था, किन्ने भेजा था, इनने, हज इब्न यूसुफ ने। ये वैसे बाद में इनके अंकल थे, ठीक है, जहां तक मुझे याद है ये शायद इनके अंकल ही थे, है ना, किसके, मोहम्मद बिन के चाचा थे, मोहम्मद बिन कासिम के चाचा थे, जहां तक मुझे याद है, कंफर्मेशन मैं नहीं दे रहा हूँ। तो इनकी डेथ हो जाती है 714 में। अब ये लोग को बोलते हैं कि यार कासिम तो यार दिक्कत होगी यार, कासिम को बुलाओ। अब कासिम वापस आता है, कहते हैं यार चलो यार तुम्हारा चाचा खत्म हो गया, मतलब ऐसा कुछ होता है, और इनको वापस बुलाया जाता है कासिम को, यार तुम लूट पाट कराए,
राजा ताहिर को खत्म करा, उन्होंने कहा कि लौट के आओ। अब जैसे लौट के आता है कासिम को मार दिया जाता है भाई। ठीक है, कासिम लॉर्ड पॉलिटिकल बैकिंग, ठीक है, ही वाज रिकॉल्ड टू इराक एंड एग्जीक्यूटेड ड्यू टू कोर्ट इंटरव्यूज इन पॉलिटिकल इवेंट्स। भाई साहब इनको मार दिया जाता है, जिस व्यक्ति ने आपके लिए इतना अच्छा काम करा आपने उसको खत्म कर दिया। ही कनकेस्ट डिड नॉट एक्सपेंड बियॉन्ड सिंध एंड मुल्तान, इसके कनकेस्ट सिंध और मुल्तान तक नहीं था। अरब रूल इंडिया रिमेन्ड लिमिटेड एंड लेटर कोलैप्स बट इट ओपन द डोर फॉर फ्यूचर मुस्लिम इन्वेजन। जो अरब रूल था वो यहाँ पे रहा, कुछ समय बाद खत्म हो गया, बट उसने गेट ओपन कर दिए थे, दूसरे मुस्लिम इन्वेजन यहाँ पे हो सकते थे। अब हम लोग देखते हैं महमूद ऑफ गजनबी के बारे में। अब भैया गजनबी डायनेस्टी किसी ने बसाई थी भैया, हमको पता है, बस यार तुमको पता है ना कैसे बसाई थी, किसने बसाई थी, कहाँ के ट्रुक्स थे, कैसे अटैक करते थे, किनकी नाक पे दम करते थे, सब याद है ना बस। और हाँ, एक दो बार देखोगे सब याद रहेगी कहानी की नीड नहीं, बस आप याद रख लो, बस आपको पता चल जाए कि कैसे ये सब सारी चीजें आई 998 से लेकर 1030 सी। ठीक है, हिंदू साई डायनेस्टी के बारे में जानने पहले बहुत नीड है। अब हिंदू साई डायनेस्टी के बारे में क्यों जान रहे हैं, सुनो मेरी बात, अभी क्लियर हो जाएगा। क्योंकि ये जिससे लड़ने आएगा, बेसिकली जो मोहम्मद गजनबी का टाइम मतलब ये था कि सारा का सारा पैसा इंडिया से लूटो और गजनी में जाके बढ़िया लूट पाट करो। मतलब ये था कि इधर से उठाओ सारा पैसा और गजनी को एकदम बहुत कल्चरल, बहुत पॉलिटिकल, एकदम बहुत बढ़िया हब बना दो गजनी को। ये मोहम्मद जी का सपना था। ठीक है, मोहम्मद गजनबी का, महमूद ऑफ गजनबी का। ठीक है, हिंदू साई डायनेस्टी इतना टाइम पीरियड थोड़ा देख लेना। तो रीजन काबुल, जलालाबाद, गांधार, पंजाब, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बॉर्डरलैंड, तो इतने पे रूल करे थे हिंदू साई डायनेस्टी। कभी नहीं पूछेगा बट हो सकता है कि शायद पूछ ले, क्योंकि भाई भरोसा नहीं है एग्जाम्स का, छोटे मोटे एग्जाम्स ये पूछ सकते हैं। तो यहाँ का तो सारा याद कर लेना। कैपिटल क्या थी, काबुल। पहले कैपिटल काबुल थी, बट काबुल पे अटैक हुआ तो इन्होंने बाहिंद कर लिया, बाहिंद पे फिर अटैक हुआ तो लाहौर कर लिया, उसके बाद नादाना कर ली। ठीक है, नंदाना, जो भी याद रखो। तो ये बस आपको लेकिन क्या रखनी है, आप वहिंद याद रखिए। ठीक है, जिसको दरभंगा, ठीक है, उधार, क्या है ये, उद्वंदपुर। ठीक है, उद्वंदापुर, ठीक है, उद्वंदपुरा भी बोलते थे, और ये हुंड के पास थी। ठीक है, तो बाहिंद या फिर उद्वंदपुरा। ठीक है, ये याद रखो, बस आपको यही वाली याद रखनी। ठीक है, रिलीजन क्या था, हिंदुज्म था, बट ये पैटर्नाइज करते थे किसको, बुद्धिज्म की। इसकी बात करें हिंदू साई डायनेस्टी के। लास्ट मेजर हिंदू डायनेस्टी इन नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया बिफोर तुर्किश कनकेस्ट। टर्किश लोग आए, उनके कनकेस्ट से पहले लास्ट मेजर हिंदू डायनेस्टी थी, मतलब यही मेजर हिंदू डायनेस्टी बची थी, उसके कोई और थी नहीं, मतलब थी छोटी मोटी होंगी, बट तुर्किश कनकेस्ट के पहले एक यही अच्छी थी, और ये भी खत्म हो जाएगी, कैसा भी पता चल जाएगा। इनके रूरल थे जयपाल। और हाँ, इनका अगर टाइम पीरियड याद रख लो तो भाई बहुत अच्छा होगा। ठीक है, 964 से अगर 101 इतना टाइम पीरियड याद कर लो तो आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। तो जयपाल जी का टाइम पीरियड याद रख लेना, ये यहाँ के रूरल थे हिंदू साई डायनेस्टी के। ठीक है, ब्राह्मण रूरल थे ना। तो 986 में ये अटैक कर देते हैं गजनी पे। पता नहीं क्या इनको मन हुआ कि उन्होंने चलो गजनी पे अटैक करते हैं। और गजनी पे उस टाइम पे रूल कौन कर रहे थे, सुबक्तगीन। अब सुबक्तगीन कौन है भाई, महमूद ऑफ गजनबीद के पिताजी हैं। याद करो, तीन लोग थे ना, उनका लड़का था ये, दूसरे वालों का लड़का था सुबक्तगीन, और इनका लड़का होगा महमूद ऑफ गजनबी। तो ये इन पे अटैक करते थे, उस टाइम पे ये रूल कर रहे थे। तो अटैक कर देते हैं लमभंगा और ये लमघन। ठीक है, लमघन में और पेशावर में अटैक कर देते हैं, बट गजनी में अटैक करते हैं। ठीक है, सुबक्तगीन से यहाँ पे लड़ते हैं लमघन और पेशावर में, बट हार जाते हैं। कुल मिला के गजनी को कैप्चर नहीं कर पाते। मतलब ये नहीं कि जीतते हैं हार, तो कुल मिला के ये कोशिश करते हैं बट गजनी को कैप्चर नहीं कर पाते। अब 998 सी में क्या था, सुबक्तगीन क्या करता है कि भैया तुमने अटैक करा था एक टाइम पे, याद आ रहा है। उन्होंने कहा करा तो था, उन्होंने कहा तो हम भी करेंगे। तो सुबक्तगीन भैया क्या करता है, दोबारा अटैक करता है, कैप्चर कर लेता है हिंदू साई टेरिटरी जो कि अफगानिस्तान में थी। अब जो काबुल और जलालाबाद वाले रीजन है उन्होंने कैप्चर कर लिया। तो भैया इसमें क्या, अब सुनो भैया, काबुल में उनकी कैपिटल थी, काबुल उनकी कैपिटल थी। जब कैप्चर कर लो तो भैया हमको कैपिटल शिफ्ट करनी पड़ेगी, तभी ये वहिंद हुई। ठीक है, क्या है ये, उद्वंदपुरा। तो फिर उन्होंने वहिंद वाली, बस आप वहिंद याद रखो, फिर उन्होंने ये वाली बनाई। ठीक है, समझ गए ना कि काबुल से क्यों हुई, क्योंकि इन दोनों एरिया को कैप्चर कर लिया था किसने, सुबक्तगीन ने, तो इन्हों को शिफ्ट करनी पड़ गई। ठीक है, अब 1001 सी में क्या होगा, ये दोबारा लड़ाई करते हैं महमूद ऑफ गजनबी से नियर पेशावर में, बैटल ऑफ वहिंद। अब यहाँ ये याद रखो, बैटल ऑफ वहिंद कब होता है, फर्स्ट बैटल ऑफ वहिंद होता है 1001 सी में, मतलब सेकंड भी होता है, हाँ सेकंड भी होगा, सुनो मेरी बात। ठीक है, तो फर्स्ट बैटल ऑफ वहिंद कब होता है, 1001 सी में, जहां पे ये लड़ते हैं महमूद ऑफ गजनबी से, हार जाते हैं। अब सुनना मेरी बात, हार गए, इनको पकड़ लिया, इनको मतलब बहुत ह्यूमिलेट करा, मतलब बहुत बेइज्जती करी, बहुत गलत तरीके से, मतलब हो सकता है पूरे शहर में घुमाया हो, जो भी हो, मतलब कुल मिला के आप जानते हो कि अगर किसी राजा को कैप्चर किया जाता है तो क्या क्या होता है, तो वही सारी चीजें हुई होंगी। तो भैया जब इनको छोड़ दिया गया इतना ज्यादा ह्यूमिलेट करके, तो भाई ये नहीं जी पाए, मन नहीं हुआ, और ये खुद को खत्म कर लेते हैं कि यार हमारे साथ जो हुआ वो बहुत गलत हुआ, और इनका जो रूल है वो खत्म हो जाता है। इनका रूल तो खत्म हो गया, बट एक व्यक्ति था इनका लड़का आनंद पाल, वो बदला लेगा। कैसे बदला लेगा चलो देखते हैं, या फिर बदला ले पाता है कि नहीं ले पाता है, चलो अभी देखते हैं, ब्रेक के बाद नहीं, अभी देखते हैं। ठीक है, तो आनंद पाल जी क्या होते हैं, ये क्या करते हैं, 1001 से लेके 1015 तक ये रूल कर रहे होते हैं, मतलब उनका टाइम पीरियड याद रखो। अब 1015 क्यों हो सकता है लड़ाई हुई, चलो देख लेते हैं। तो ये कंटिन्यू रेजिस्टेंस, वही बात है कि लड़ते रहते हैं टाइम टू टाइम। 1008 सी में ये सेकंड बैटल ऑफ वहिंद, टाइम पीरियड याद रखेंगे।
अब ये महमूद जी से लड़ते हैं। अब ये क्या करते हैं कि पिताजी तो यार अकेले लड़ने चले गए थे यार, क्या यार पिताजी, तो ये क्या करते हैं कि राजपूत कन्फेडरेसी कुछ बना लेते हैं छोटे मोटे, और कहते हैं यार आओ महमूद को खत्म करो, या महमूद को नहीं आने देना। उन्होंने बोला ठीक है, तो ये सारे आते हैं लेकिन फिर हार जाते हैं। अब इनकी बुद्धि खराब हो गई, अब आनंद पाल जी की बुद्धि खराब हो गई यार, हार गए। बट जो महमूद और गजनबी होता है वो कहता है ऐसा सुनो यार, तुम हार गए, चलो कोई बात नहीं, तुम्हारी कच्ची लोई, तुम जाओ दूल करो, ठीक, हमारी फिडेलिटी बन जाओ, मतलब हमारे अंडर में रूल करो, खुश रहो। तो आनंद पाल कहते हैं अरे चलो ठीक, कोई बात नहीं, रूल तो करने दिया, जान बची तो लाखों पाए, तो इनको रूल करने देते हैं। बट फिर महमूद जी को पता नहीं, जो महमूद ऑफ गजनबी है, जी क्या बोल रहा हूँ मैं, इसको जी क्यों बोल रहा हूँ, नहीं, महमूद को भाई को क्या लगता है कि भाई 10-15 में, मतलब 10-15 में कि यार एक लड़का रूल कर रहा है, आनंद पाल, जयपाल का लड़का है। उन्होंने कहा हाँ, तो इसको खत्म करो, मतलब अभी इन्हीं ने बोला था कि भाई जाओ आके रूल करो, अब यही व्यक्ति बोल रहा है कि खत्म करो। तो 10-15 में क्या करते हैं भैया, रूल को खत्म करते हो, आनंद पाल को खत्म कर देते। बाद में आके त्रिलोचन पाल, टाइम पीरियड बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, और निदार भीमा टाइम पीरियड बिल्कुल याद नहीं है। अगर याद रख पाओ त्रिलोचन पाल तो बहुत, मतलब बहुत है, और निदार भीमा याद कर लो तो बहुत अच्छा है, ठीक है। तो ये लोग भी रूल करते हैं, बट रूल कहाँ करेंगे, कहीं नहीं, जगह ही नहीं बची है। तो मतलब ये ऐसे ही हवा में एक्साइल रूल करते हैं, एक्साइल जानते हो ना, वही भटकते अटकते रूल कर रहे होते हैं अपनी जगह पे, ठीक है। बस ये समझ लो, कुल मिला के मत जानो ही मत, बस नाम याद रख लो, नाम के इनके बाद ये लोग आते हैं, ठीक है। और हाँ, ये भाग जाते हैं, फिर महमूद पकड़ता है कश्मीर में, वो बिल्कुल लीड नहीं है आपको जानने की, ठीक है, बता ही क्यों ना हूँ फिर मैं, ठीक है। तो बस अब आनंद पाल तक याद रखिए, यहाँ तक कि आनंद पाल का रूल खत्म होगा, उसके बाद दो लोग थे, त्रिलोचना पाल और निदार भीमा, ठीक है, ठीक है। पंजाब और गांधार एनेक्स्ड बाय गजनवीद, डिक्लाइन ऑफ हिंदू साइड डायनेस्टी, और जो पंजाब और गांधार थे उसको एनेक्स कर लेते हैं कौन, गजनवीद, और इस वजह से हिंदू साइड डायनेस्टी भी कोलैप्स हो गई। अब महमूद ऑफ गजनी की बात करते हैं भाई, ये कौन है, सॉरी महमूद ऑफ गजनबी की तो बात कर रहे थे अभी तक, महमूद ऑफ महमूद ऑफ गजनबी की बात कर रहे थे ना, तो महमूद ऑफ गजनबी का थोड़ा सा एक बात समझना अच्छे से। अब इन लोगों के पीओवी से तो समझ लो, अभी जो हमने कहानी समझी वो इनके पीओवी से समझी, हिंदू साइड डायनेस्टी मतलब जयपाल की तरफ से। अब हम लोग समझ लेते हैं मोहम्मद की तरफ से, ठीक है, महमूद की तरफ से, सॉरी महमूद की तरफ। इनकी डायनेस्टी थी गजनवाइद, फादर थे सुबुक्तगीन, कैपिटल थी गजनी, अफगानिस्तान। सुबुक्तगीन टाइम पीरियड बिल्कुल लीड नहीं है, टर्के ओरिजन, ये याद रखो, ठीक है, डायनेस्टी क्या थी, टर्के ओरिजन, ठीक है, यार ये याद रखना, क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। पहले अरब हुए, मोहम्मद बिन कासिम, बाद में कौन है, टर्किश, ठीक है, तुर्की, ठीक है, ये याद रखो, टर्किश, ठीक है। हाँ एक सेकंड, टर्के, ये टर्के के लिए याद करो, ठीक है, टर्के ओरिजिन, ठीक, उससे ज़्यादा मत जानो आप। रीजन फॉर इन्वेजन, तो भैया इनका वही मतलब था कि भैया हमें अच्छा हाँ, एक कहानी ये भी बताई जाती है, सुनना अच्छे से सुनना, कि जो सुबुक्तगीन थे, जो कि महमूद के पापा थे, तो उनसे जब जयपाल की लड़ाई हुई थी तो जयपाल हार गए होंगे, बट उन्होंने सुबुक्तगीन को मतलब पैसा नहीं दिया, क्योंकि हारने के बाद कुछ पैसा वगैरह होगा, उन्होंने बोला हम दे देंगे अगर हार जाएंगे, बट हारने के बाद पैसा नहीं दिया। तो माना ये भी जाता है कि जो महमूद गजनबी आए तो ये बदला लेने के लिए आए थे जयपाल से, ठीक है, तो ये बात भी माना जाता है, ठीक है। बाकी हाँ, इनके बारे में एक बात ये याद रखना कि भैया इनको बट सेकंड के नाम से जाना जाता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कभी भी आ सकता है, ठीक है। बट सेकंड मतलब होता है आइडल ब्रेकर, ये आइडल मतलब जानते हो ना, मूर्ति को तोड़ने वाला है। इन्होंने इतने चेहरे खराब करे, चेहरे मतलब ये समझो कि जो चेहरा होता था ना उनको खराब कर देते थे मूर्तियों में, तो ये इनको बट सेकंड के नाम से जाना जाता है, ठीक है, आइडल ब्रेकर, ये पॉइंट याद रखना। बाकी कोई नीड नहीं है, ये 3 याद रखना और एक ये याद रखना, ठीक है। हाईली मोबाइल कैवलरी वेस्ट इंडियस, ठीक है। मोबाइल मतलब होता है कि कुल मिला के जल्दी जल्दी मूव कर पाती थी इनकी कैवलरी, किनकी, महमूद और गजनबी की। बट इंडिया में क्या था, सिर्फ एलिफेंट चल रहे थे धीरे धीरे, वही वाली बात है ना। तो इंडिया की आर्मी इतनी अच्छी थी नहीं, इनकी बहुत अच्छी थी, बल्कि घुड़सवार बहुत भयंकर थे, दौड़ते दौड़ते मार देते थे। इन्होंने तो पता नहीं कितने लोगों को परेशान करा, बड़ी बड़ी डायनेस्टीज को परेशान करा, अब इंडिया में आके भी वही चीज़ कर रहे थे, तो समझो ना। अब मेजर कैंपेन समझो, 1001 में क्या करते, डिफीट करते थे जयपाल को बैटल ऑफ वहिंद में, ठीक है। 1001 से लेकर 6 तक मुल्तान में अटैक करते, डिफीट करते हैं इस्लामी रूलर्स, ये थोड़ा सा देख लेना, ठीक है। ये मतलब देख लेना है, मतलब ये है कि इससे इसको काफी लोग इग्नोर कर देते हैं, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि थोड़ा सा बस एक बार नजर मार लेना, आप भी इग्नोर ही कर देना, इसको थोड़ा देख लेना अच्छे से। सेकंड बैटल ऑफ वहिंद देख लेना, ये थानेश्वर वाला थोड़ा सा याद रखो, क्योंकि इस टाइम पे डिस्ट्रॉय कर लेते हैं टेम्पल मथुरा में, ठीक है। और हाँ, ये व्यक्ति रेड के लिए फेमस है, 17 रेड करता है, ठीक है। और सोमनाथ टेम्पल वाली जो रेड है वो बहुत फेमस रेड है, ठीक है। तो ये 1000 से लेके 1027 सी तक 17 रेड करते हैं, 17 बार इंडिया को लूटते हैं, ठीक है। ये व्यक्ति लूटता है बार बार, ठीक है। कैप्चर थानेश्वर 10-15 में कैप्चर कर लेते हैं लाहौर को, और आनंद पाल का जो रूल है उसको खत्म कर देते हैं। 10-18 में ये क्या करते हैं, इन्वेड कर देते हैं, कन्नौज को डिफीट कर देते हैं। चंदेला रूरल, विदयधारा, प्लंडर मथुरा एंड कन्नौज, ये चंदेला रूरल विदयधारा को हरा देते हैं, प्लंडर कर देते हैं मथुरा, और कन्नौज में हर जगह तबाही मचा देते हैं, मतलब लूटपाट कर जाते हैं बहुत भयंकर, ठीक है। वही बात है कि ये व्यक्ति आया था लूट के लिए, कि ताकि पूरी लूट गजनी में ले जाएं और गजनी को एक सुंदर शहर बना पाए। ये बात, ये यहाँ पे रूल करने के लिए नहीं आया था इंडिया में, और रूल करने के लिए आते तो
कुछ समय बाद मतलब ज़्यादा नहीं टिकते। अब देखो हिस्ट्री अब जैसी हुई तो हुई, लेकिन नहीं टिकते ज़्यादा, है ना? क्योंकि जो राजपूत थे उस टाइम पे एक तो नहीं थे, बट अगर कोई व्यक्ति बैठा ही रहता खोपड़ी पे जो कि बाहर से आया, तो ये लोग कभी ना मिलके तो मार ही देते। मतलब सोचने वाली बात है, मारते कि नहीं मारते वो तो इतिहास जानता, अगर कुछ और होता तो। अब इतिहास बदला कहाँ पे वो भी आपको बताएंगे कि पूरा इतिहास कैसे बदल सकता था। ठीक है, फिलहाल फिलहाल सुनो मेरी बात। ठीक है। हाँ, 1025 ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 1025 में ये फेमस रेट। अब फेमस रेट क्यों है? क्योंकि ये सोमनाथ टेम्पल गुजरात वाला रेड करता है और यहाँ पे सारा का सारा पैसा लूट के चले जाते हैं और गजनी ले जाता है। और माना यह जाता है कि शिव जी की मूर्ति का बेसिकली ये क्या करते हैं, आ, वो अपने जो बेसिकली अपने चौखट पे लगा लेते हैं कि कोई भी अगर वहां से इधर उधर जाएगा तो मतलब वो मूर्ति पे मतलब कुल मिला के उस पर पैर पड़ेगा। कुल मिला के बेइज्जती करना चाह रहे थे ये हम लोग के मतलब टेम्पल्स की बेइज्जती करना चाह रहे थे। जो हिंदूज थे ना, जो राजपूत थे, उनके मन में बहुत ज्यादा डर भरना चाह रहे थे, तो उसके लिए ये काम करते हैं। बट डरने वाले लोग नहीं है, लोग उनको मारते भी। 1027 से लेकर 1028 में जब ये आते हैं बेसिकली, तो इस टाइम पे जब ये दोबारा से इनका लास्ट डिवीजन होता है, यहाँ पे ये क्या करते हैं कि भैया लूट पाट के जा रहे होते, जाट्स वगैरह होते हैं, इनको पकड़ लेते, उठा पटक के मारते हैं। उनकी जब आर्मी लौट के जा रही होती है तो उठा पटक के मारते और भगा देते हैं। ऐसा लिखा जाता है, तो इस बात को मैं कंफर्मेशन नहीं दे सकता, बट हाँ ऐसा कुछ था। ठीक है, ऐसा कुछ था। 1030 में गजनी में खत्म हो जाते हैं। ठीक है, बट अभी तो कहानी शुरू हुई है, अभी तो आपको बहुत सारी चीज़ जाननी है। ठीक है, तो ओपन नॉर्थ वेस्ट इंडिया फॉर फ्यूचर मुस्लिम कनकेस्ट, दूसरे मुस्लिम कनकेस्ट के लिए स्टार्ट कर दी, क्योंकि अभी गुरीद आएंगे, दिल्ली सल्तनत आएंगे। अब गुरीद कौन है? मोहम्मद घोरी जानते हो? तो वो घुर का रूलर गुरीद। ठीक है, याद आया? अब ये गुरीद डायनेस्टी कैसे आई ये भी तो बताना है। कॉस्ट इमेंस डिस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल्स एंड सिटीज और एस्टेब्लिश नो परमानेंट रूल बियॉन्ड पंजाब। इन्होंने बहुत सारे मंदिरों को उजाड़ा, बहुत सारी सिटीज को उजाड़ा, पर ये परमानेंट रूल नहीं बसा पाए पंजाब से आगे। ठीक है, वेल्थ लूटेड फ्रॉम इंडिया ट्रांसफर टू गजनी इनटू अ सेंट्रल हब। सारी की सारी वेल्थ उठा के ले गए और गजनी में ले गए कल्चरल हब बनाने के लिए। अब सुनो, इनके टाइम पे 3 स्कॉलर्स थे जो कि पैटर्नित करते हैं। कौन? महमूद ऑफ गजनबी। एक तो फिरदौसी याद रखेंगे, एक अलवरूनी, एक उतबी। तीनों के तीनों को रट देना कि फिरदौसी ने क्या लिखी भाई, शाहनामा जो कि पर्शियन एपिक है। अलवरूनी ने क्या लिखी, तहकीक हिंद जो कि किताबुल हिंद है, ये डिटेल स्टडी है इंडियन कल्चर, रिलीजन और एस्ट्रोनॉमी और सोसाइटी के बारे में, रट लेना। उतबी ने क्या लिखी, ये कोर्ट हिस्टोरियन थे, महमूद ऑफ गजनबी के होंगे। और इन्होंने क्या लिखी, किताबुल यामनी, जिसमें इन्होंने महमूद के कैंपेन्स के बारे में लिखा। ठीक है, ये रट लेना चाहिए। अब ये क्या है, ये है ग्रोथ सेल्जुक डायनेस्टी। अब सुनना मेरी बात, गजनबीद एम्पायर को पढ़ते हैं, सुनना मेरी बात, सुनना भैया। गजनबीद को कितने बार पढ़ेंगे? तो सुनो, ये महमूद गजनबी के बारे में पढ़ा, लेकिन कहाँ से? हिंदू साई के पीओबी से। अब हमने दोबारा महमूद गजनबी को पढ़ा किससे? इन्हीं के पीओबी से। अब हम लोग पढ़ रहे हैं गजनबीद एम्पायर के बारे में, तो इनके ये फाउंडर थे। सुबुक्तगीन इस टाइम पे आते हैं। ठीक है, ठीक है। महमूद गजनबी से इन्होंने 17 रेड कर इंडिया में, चलो पता ही है। 10-15 से लेकर उन्होंने बैटल सेंट्रल, आज सुनो मेरी बात, सुनो कि 10-15 से लेकर 10-25 के बीच में ये बस ये करे कि सेंट्रल एशिया से बार बार सेल्जुक से लड़ रहे थे, क्योंकि ये सेल्जुक थे, ये भी इनको परेशान कर रहे थे। ये गजनबी डायनेस्टी है इनकी, मतलब परेशान करे हुए थे बार बार। तो ये एक साहब यहाँ से लड़ रहे थे और एक तरफ यहाँ पे रेड कर रहे, यहाँ रेड कर रहे थे, यहाँ लड़ रहे थे, तो दोनों तरफ से फंसे हुए थे। अब इनका तो एंड होना ही होना है, कैसे होगा को भी पता चलेगा। ठीक है, इनका तो एंड होना ही होना है, आपको कैसे होगा। तो ये परेशान हो गए भाई, यहाँ प्लंडर और रेड कर रहे हैं, और यहाँ पे जो सेल्जुक्स हैं ये परेशान करे में लगे। तो ये जो सेल्जुक एम्पायर है ये बहुत ग्रेट था। ठीक है, द ग्रेट सेल्जुक्स अभी खत्म हो जाएगा उस समय बाद। ठीक है, अभी रुको थोड़ा सा। डिक्लाइन आफ्टर महमूद, तो महमूद के बाद क्या होता है? सक्सेशन प्रॉब्लम की भैया अब कौन बैठेगा, अब कौन बैठेगा? क्योंकि महमूद के बाद देखो ये तो ठीक थे, ये भी ठीक थे, ये भी ठीक, महमूद के बाद सारे ऐसे टेढ़े मेढ़े लोग आ गए, किसी का मन ही नहीं था, किसी में ताकत ही नहीं थी। कुल मिला के ये समझो। तो फिर होता है बैटल ऑफ दंदनादन 1040 में, मतलब इनकी मृत्यु के सिर्फ 10 साल बाद। मृत्यु कब होती है? 1030 में। 1030 के सिर्फ 10 साल बाद ही एक लड़ाई होती है, बैटल ऑफ दंडनादन। तो इसमें क्या होता है, सेल्जुक जो तुर्क होते हैं वो क्या करते हैं, डिफीट कर देते गजनबीद को। जो सेल्जुक तुर्क थे ये कहते हैं अच्छा रुको रुको, तुम्हारा वो लड़का चला गया कौन? महमूद ऑफ गजनबी, जो बहुत लूट कर रहा था इंडिया में। कह रहा हाँ करो, तो फिर हम आते हैं, अब हम आएंगे। तो ये क्या करते हैं, ये पटापट करके खत्म कर देते हैं बैटल ऑफ दंदनादन में। ठीक है, और ये याद रख लेना। ठीक है, बैटल ऑफ दंदनादन, दंदनाकन है, लेकिन आप दंदनादन से याद कर लेना। 1040 ईस्वी में होता है, मतलब इनके 10 साल बाद ही। एक सेकंड रुकिएगा। वो थोड़ा अलार्म बजने लगा था मेरा। ठीक है, अलार्म या अलार्म, मैं शायद इसको गलत बोलता हूँ। ठीक है, तो बैटल ऑफ दंदनाकन याद रखेंगे। आफ्टर द गजनबीद रिटेन्ड ओनली अफगानिस्तान और पंजाब। और इसके बाद होता क्या है कि गजनबीद के बाद सिर्फ अफगानिस्तान और पंजाब वाला इलाका बचता है, और अभी ये भी छीन लिया जाएगा। रुकना थोड़ी देर बाद, ये भी छीन लिया जाएगा। पहली बात, जब बैटल ऑफ दंदनाकन होता है, जब ये सेल्जुक ट्रूप गजनबीद को हरा देते तो इनको ईरान और सेंट्रल एशिया वाले पार्ट से हटा देते हैं। और आफ्टर दिस गजनबीद रिटेन्ड ओनली, तो जब ईरान और सेंट्रल एशिया वाले पार्ट से आपको हटा दिया, किसको? गजनबीद को। किनको? गजनबीद को। जब इस वाले पार्ट से हटा दिया तो बेसिकली अब इनका जो रूल रहता है वो कहाँ पे रहता है, बस ये याद रखना,
अफगानिस्तान और पंजाब वाले रीजन में। शिफ्ट ऑफ पावर, कैपिटल मूव टू गजनी। अब कैपिटल मूव हो जाती है गजनी में, ठीक है। कैपिटल मूव फ्रॉम गजनी टू लाहौर। ये जो गजनी कैपिटल तो बहुत पहले बसा ली गई थी, ठीक है, इनके द्वारा, याद है ना। हाँ शायद इन्हीं के द्वारा, ठीक है, हाँ इन्हीं के द्वारा, क्योंकि यही गजनी में वो सारी चीजें करते हुए गजनवी एम्पायर बसाते हैं। तो इनके द्वारा जो कैपिटल होती है गजनी से लाहौर शिफ्ट हो जाती है। कब? ये इन तीन में से किसी ने नहीं करी, इनकी डेथ के बाद हुई है, ठीक है। 1040 सी के बाद की बात है, ठीक है। 1040 सी में जब बैटल ऑफ दंदनाकन होती है तो उस टाइम पे ये सेंट्रल एशिया ईरान वाला इलाका क्या बोलते हैं इसको, गजनवी एम्पायर के हाथ से चला जाता है। सिर्फ इतना इलाका बचता है, तो उस टाइम पे कैपिटल शिफ्ट कर लेते हैं गजनी से लाहौर में, ठीक है। द लेटर पीरियड एज गजनी इटसेल्फ बिकेम वर्नेबल, क्योंकि गजनी तो भैया मुश्किल था, ठीक है। कंटिन्यूस प्रेशर की बात करें तो भैया इनको बार बार सेल्जुक्स अटैक कर रहे थे वेस्ट से, एंड राइसिंग गुरीद इन द ईस्ट, और धीरे धीरे ईस्ट में गुरीद बेसिकली क्या कर रहे थे, राइस करने लगे थे गुरीद। अब यही बात में जाकर घोर बनेंगे वो सारी चीजें, अभी हम जानेंगे जब मोहम्मद गोरी वाली बात होगी, ठीक है। 1173 सी में गजनबी लॉर्ड गजनी इटसेल्फ टू गुरीद, और गजनबी जो होते हैं वो गजनी हार जाते हैं गुरीद से। कौन? यही है गुरीद, ये याद रखना, गुरीद ये वही वाले गुरीद हैं जो कि अभी आने वाले हैं, ठीक है, ठीक है। ये पार्ट को थोड़ा सा याद रखना, ठीक है, ये थोड़ा याद रखना, ठीक है। 1186 में लास्ट गजनबी रूलर जो कि खुसरव मलिक होते हैं वॉज डिफीटेड एंड कैप्चर्ड बाय गुरीद, ठीक है। 1186 में लास्ट गजनबी रूलर खुसरव मलिक को कैप्चर कर लेते हैं गुरीद और खत्म कर देते हैं। एंड ऑफ गजनबी एम्पायर, तो देखो महमूद ऑफ गजनबी पूरा खत्म हो गया, गजनबी डायनेस्टी पूरी खत्म हो गई, सेल्जुक्स ने अटैक वगैरह करा था, ठीक है, बस याद रखना। बाकी ये बिल्कुल जानने की नीड है नहीं है, ठीक है। वही गजनी बिकेम अ पर्शियन कल्चर, ठीक है। लिटरेचर और इस्लामिक स्कॉलरशिप का महमूद के अंडर में एक बढ़िया हब बन चुका था, सेंटर बन चुका था, ठीक है। ओपन इंडिया नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर आफ्टर मुस्लिम डायनेस्टी, ठीक है। जो लेटर मुस्लिम डायनेस्टीज आएंगी उनके लिए इन्होंने बेसिकली जगह खोल दी थी, गुरीद आएंगे, दिल्ली सल्तनत आएगी, ठीक है। इन्होंने तो रूल कर लिया, गजनवी ने तो कर लिया, अब कौन आए, गजनवीद ने तो कर लिया, अब गुरीद आएंगे, फिर दिल्ली सल्तनत वाले आएंगे, वो भी देखेंगे। Their decline saw the shift from Central Asian Turks to Afghan West Ghurid, paving the way to Delhi Sultanate rule in India। तो इनका जो डिक्लाइन है, जो कि सेंट्रल एशिया के तुर्क्स करते हैं ना, सेंट्रल एशियन के तुर्क से ये अफगान वेस्ट गुरीद ये सारे के सारे खत्म कर देते हैं और रास्ता खोल देते हैं दिल्ली सल्तनत को इंडिया में अंदर आने के लिए। अब ये ख्वारंजीम क्या है, ठीक है, और ये गुरीद सुल्तान, ये देखो गुरीद, बस आपको याद रखना, ठीक है। गुरीद जो है ना, ये बस इसको याद रखो, ये ज़्यादा नहीं जानना, ये वर्ल्ड हिस्ट्री में बाद में समझ लेंगे, बस आप इतना समझो, ठीक है। इंडिया के पीओबी से जो हमारे लिए काम का है बस इतना समझो, ठीक है। तो सेल्जुक एम्पायर, भैया ऊपर सेल्जुक एम्पायर देखे तो थे, हाँ तो ये सेल्जुक एम्पायर था, अब ये भी तो खत्म होगा, बोला था ना सब खत्म होगा, तो चलो इसको भी खत्म कर दे। सेल्जुक एम्पायर ये भैया ये भी तुर्किक नोमैडिक ट्राइब थी सेंट्रल एशिया से, ये कन्वर्ट हो गई थी इस्लाम में, बिकेम पावरफुल मिलिट्री फोर्स, ठीक है। बैटल ऑफ दंदनाकन होता है, ठीक है। बेटा रुकना, थोड़ा लेक्चर ले रहे हैं, बाद में आना आप। सॉरी, मेरा भांजा आया था खाने के लिए, ठीक है। तो बैटल ऑफ दंदनाकन होता है, सेम चीज ऊपर बताए हुए थे। इनको बार बार अटैक देखने को मिल रहे थे तुर्किक ट्राइब से। अब ये भी परेशान थे, ये अटैक ये किसी और को परेशान कर रहे थे, बट ये भी परेशान थे क्योंकि इनको तुर्किक ट्राइब परेशान कर रही थी। जो तुर्किक ट्राइब परेशान कर रही थी उनमें से काफी बुद्धिस्ट और काफी लोग पैगन भी थे, ठीक है। इस बात को याद करने की नीड है नहीं आपको, अगर अच्छे एग्जाम्स के लिए देख रहे हो तो याद कर लेना, ठीक है। इंटरनल डिवीजन वीकनिंग ऑफ सेंट्रल अथॉरिटी, जो सेंट्रल अथॉरिटी थी वो धीरे धीरे कमजोर हो जाती है और इंटरनल डिवीजन हो जाते हैं, मतलब ये डायनेस्टी थोड़ा थोड़ा बट जाती है। जो सेल्जुक द ग्रेट सेल्जुक है ये भी खत्म हो जाएंगे अभी कुछ देर बाद। और ग्रेजुअल डिक्लाइन, जब अचानक से डिक्लाइन हो जाता है तो यहाँ पे क्या बन जाता है, पावर वैक्यूम, कि अब कौन इस रीजन पर रूल करेगा, और उसी समय का फायदा उठाते हैं कौन, गुरीद। गुरीद कहते हैं हम तो हैं, और ये बेसिकली कहाँ से रूल कर रहे थे, घोर वाले रीजन से, जो कि अफगानिस्तान में। स्टेटस की बात करें तो ये पहले गजनवीद और सेल्जुक के अंडर में काम कर रहे थे, ये पहले गजनवीद और सेल्जुक्स के अंडर में काम कर रहे थे, लेकिन बाद में जाके फ्यूडल लॉर्ड बढ़ जाते हैं और खुद को इंडिपेंडेंट घोषित कर देते हैं। कैपिटल क्या हो जाती है, घोर, नॉर्थन अफगानिस्तान। इनके फाउंडर क्या थे, जहान सोजी, ये थोड़ा सा देख लेना, ठीक है। बस फाउंडर अगर देखना हो तो देख लेना, जहां जिसको अला अल दीन हुसैन भी बोलते हैं। टाइम पीरियड बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। राइस देखो कैप्चर्ड गजनी फ्रॉम द गजनबीद, इन्होंने देखो गजनी कैप्चर कर ली थी गजनबी से। वायदा ये गजनबीद के अंडर ही काम कर रहे थे, पर जब मौका मिलेगा तो ये खत्म कर देंगे। तो वही बात है, कैप्चर कर लेते गजनी गजनबीद से। 1190 में क्या करते, गजनबीद को पंजाब से पूरा हटा देते और पूरा का पूरा उनका रूल कंप्लीट खत्म कर देते। भैया पंजाब से कैसे, क्योंकि पहले कर रहे थे गजनी में रूल, पहले तो गजनी से हटा दिया था और ईरान से हटा दिया था, और बाद में जाके जो पंजाब और वो क्या बोलते हैं अफगानिस्तान वाला रीजन बचा था वहां से भी पूरा कंप्लीट इनको खत्म कर दिया जाता है, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट रूल है तो ये है, अब सुनो मेरी बात, मोहम्मद गोरी कैसे आएगा, सुनना अच्छे से सुनना। ये थे फाउंडर, ठीक है, ये डिस्ट्रॉय करते हैं गजनबीद पावर को, ठीक है, और इनको एक अर्न हिज हैबिटेट फॉर बर्निंग, और हाँ ये इनको जो वर्ड मिला है ना, वर्ल्ड वर्नर के, इन्होंने पूरी दुनिया को जला दिया। इस वजह से मिला क्योंकि इन्होंने गजनी को जला दिया था, और इसलिए जला दिया था क्योंकि इनके भाई से रिलेटेड कुछ था, इनके भाई को पकड़ लिया गया था तो इन्होंने पूरी गजनी को जला दिया, ऐसा माना जाता है। इसलिए इनको वर्ल्ड वर्नर भी बोलते हैं, जहां सोच का मतलब होता है वर्ल्ड वर्नर, ठीक है। आप बस इतना याद रखो, ये सब आपको जानने की नीड नहीं है,
ठीक है। फिर इनके सफाउद्दीन आते हैं, फिर गयासुद्दीन आते हैं, ठीक है। ये धीरे धीरे रूल करते हैं, ठीक है। 1161 से 1163, 1163 से 1203, तो ये तो रूल कर रहे थे। बट जब ये गजनी को जीत जाते हैं, कब? 1173 में। अच्छे से समझना 1173 में जब ये गजनी को जीत जाते हैं, मतलब ये गजनवीद के अंडर थे, बट 1173 में जब ये गजनी को जीत जाते हैं तो वहां पे एक नया पावर सेंटर बन जाता है कि यहाँ तो आप रूल कर रहे थे, अब गजनी में भैया कौन रूल करेगा? तो वहां पे ये कहते हैं गयासुद्दीन, यार छोटे भाई को भेज दो हमारे। तो गजनी एक छोटा भाई इनका रूल करने लगता है, गयासुद्दीन का छोटा भाई रूल करने लगता है, जिसका नाम क्या था? साहाबुद्दीन, ठीक है। और जो साहाबुद्दीन है, इसी का नाम है साहाबुद्दीन, इसी का नाम है मुजीउद्दीन। स्ट्रेंथ ऑफ रिलीजन, मतलब ये रिलीजन को स्ट्रेंथ करता है, ये इसका नाम का मतलब है, ठीक है। तो मुइजुद्दीन भी नाम यही है, साहाबुद्दीन भी यही नाम, और इसी को हम लोग जानते हैं मोहम्मद बिन सैम के नाम से, और इसी को हम लोग जानते हैं मोहम्मद घोरी के नाम से। समझ गए? तो यही व्यक्ति है मोहम्मद घोरी। अब अगर कोई पूछे मोहम्मद घोरी कौन है, तो ये गयासुद्दीन का छोटा भैया। और गयासुद्दीन किनका, फिर वो आपको जानने की नीड नहीं है। तो गयासुद्दीन का छोटा भैया है, ठीक है। तो ये भैया ये आया था इंडिया में एक्सपेंड करने के लिए, ठीक है। ये इंडिया में एक्सपेंड करने के लिए, तो पोस्ट ईस्टवर्ड इनटू इंडिया, ये इंडिया को ईस्टवर्ड पुश करता है। देयर कैंपस लेड द फाउंडेशन फॉर द दिल्ली सल्तनत, तो बाद में जाकर दिल्ली सल्तनत बन जाती, पता ही आपको। ख्वारंजीनी एम्पायर के बारे में थोड़ा देख लो। सेंट्रल एशियन, ये मॉडर्न उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान वाले रीजन में थे। इमर्ज करते हैं आफ्टर सेल्जुक, जब जैसे सेल्जुक वीक हो जाते हैं ना, तो उसके बाद ये इमर्ज करते हैं कि भैया अब हमारी चलिए, ठीक है। ट्राई टू एक्सपेंड ईस्टवर्ड टुवर्ड्स इंडिया, ये इंडिया की तरफ जाना चाहते हैं, बट हार जाते हैं मंगोल्स, क्योंकि मंगोल्स आते हैं 13वीं सेंचुरी में, वो कहते हैं अच्छा रुको और हम खत्म कर देते हैं। कुल मिला के खरंजीवी एम्पायर कैसे खत्म हुआ वो भी आपको बता दिया गया, वैसे नीड थी नहीं, बट आपको बता दिया कि ये जो एम्पायर चल रहा था उस टाइम पे, ये खत्म कैसे हुआ, ठीक है। तो अब मोहम्मद घोरी के बारे में जान लेते हैं, और यहाँ से हम लोग दिल्ली सल्तनत में पहुंच जाएंगे और फिर हाल बंद कर देंगे चैप्टर। तो 1175 से 1206 बहुत सारे अटैक करते हैं ये घुरीद एम्पायर अपने एक्सटेंट पे, ठीक है। मुझे तो यही मिला, अगर आपको लग रहा है कि यहाँ तक कैसा है तो चलो अभी देख लेंगे सारी चीज़, अभी देख लेंगे, टेंशन ना लो। ये यहाँ पे कहीं बैठे हुए थे, उन्होंने बोला कि तुम ईस्ट में जाओ, हम वेस्ट में जाएंगे, आधे लोग साउथ में जाओ, तो वो सारी चीज़ें होंगी, ठीक है। मोहम्मद घुरी टाइम पीरियड याद कर लो, ये घुरीद रूलर थे प्रेजेंट अफगानिस्तान में। हिज इन्वेजन मार्क द ट्रू बिगिनिंग ऑफ मुस्लिम पॉलिटिकल रूल इंडिया, और इनकी वजह से पता चलता है कि भैया अब मुस्लिम पॉलिटिकल रूल इंडिया में स्टार्ट होने वाला है, क्योंकि ये रूल ही करने आए थे। फर्स्ट अटैक करते हैं 1175 में मुल्तान में, ठीक है, सक्सेसफुली डिफीटिंग द इस्लामी रूलर्स को हरा के, ठीक है। इस्लामिस्ट अगर याद आ रहे हैं तो पहले भी कोई था जिन्होंने हराया था, ठीक है। सेकंड अटैक करते हैं 1178 में गुजरात में, ठीक है। यहाँ पे डिफीट कर देते सोलंकी रूलर भीम सेकंड को और उनकी माता, ठीक है। सुनो मेरी बात। गुजरात में अटैक करते हैं, सेकंड अटैक होता है 1178 में, यहाँ पे ये डिफीट हो जाते हैं, डिफीट कर नहीं देते, डिफीट हो जाते हैं किसी सोलंकी रूलर भीम सेकंड और उनकी माता जी न्याय की देवी इनको हरा देती है बैटल ऑफ कायादारा में, ठीक है। तो इसको याद रखेंगे, बैटल ऑफ कायादारा थोड़ा याद रखेंगे। फर्स्ट अटैक सेकंड अटैक दोनों को याद रखेंगे। और यहाँ पे जो घोरी है ना, ये इसका फर्स्ट मेजर डिफीट थी इंडिया, मतलब अभी तक घोरी अच्छा खासा अगर कभी हारा तो यहाँ हारा था, बाद में जाकर और हारेगा। 1191 में हारेगा तो बड़ा टेंशन में आ जाएगा, लेकिन उसके बाद जो कमबैक करेगा वो चीज़ अलग है। 1178 कैप्चर कर लेता है मुल्तान को और ओचको बट डिफीटेड बाय मूला राजा सेकंड ऑफ गुजरात नियर माउंट अबू। ये कैप्चर कर लेता है मुल्तान और ओचको, बट गुजरात के मूला राजा सेकंड से हार जाता है माउंट अबू के पास, ठीक है। देख लेना, ज़्यादा नीड नहीं है। 1190 ये थोड़ा देख लो, ठीक है। कंप्लीटली फिनिश गजनबीद फ्रॉम पंजाब एंड स्टार्टिंग रूलिंग। गजनबीद देखो यहाँ 1190 तक रूल कर रहे थे, बट जब पंजाब में वाले इलाके में थे तो वहां से भी खत्म करने वाला काम किसने करा था? मोहम्मद घोरी करता है, कब? 1190 में। और यहाँ पे गजनबीद पूरे खत्म हो जाते हैं, ठीक है। ऊपर बताया हूँ आपको एक दो बार। पंजाब कैंपेन की बात करें तो कैप्चर कर लेता है पंजाब और लाहौर को इतने टाइम पीरियड में, ठीक है, याद रख लेना। पेशावर को और सिंध को इतने बेसिकली इतने ईयर में क्या कर लेता है? कैप्चर कर लेता है। 1182 में सिंध और पेशावर को कैप्चर करता है, पंजाब और लाहौर को 1179 में कैप्चर कर लेता है। ये दोनों पॉइंट याद रखेंगे, ठीक है। बैटल ऑफ तराइन बहुत इंपॉर्टेंट, फर्स्ट बैटल होता है 1191 में, फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन, जो कि करनाल डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा के पास है। क्या ये तराइन वाला जो इलाका है ये करनाल डिस्ट्रिक्ट है ना हरियाणा का, उसके आसपास है, ठीक है। तो ये जो पहला बैटल होता है पृथ्वीराज चौहान के अगेंस्ट लड़ता है, जो कि चहमान डायनेस्टी या फिर कहो चौहान डायनेस्टी के थे, ठीक है, दोनों एक ही हैं। बाय द वे जब हम लोग राजपूत रूरल पढ़ रहे थे तो हमने आपको बताया था कि पृथ्वीराज चौहान इनसे लड़ते हैं, फिर इनके लड़के को बैठा दिया जाता है। अब इनके लड़के को बैठा दिया जाता है किनके? पृथ्वीराज चौहान जी के लड़के को। तो जो चाचा होते हैं, मतलब इनके पृथ्वीराज चौहान के बड़े भाई या फिर छोटे भाई होते हैं, जो भी होते हैं, तो वो कहते हैं मतलब इनके जो लड़के होते हैं, इनके लड़के, पृथ्वीराज चौहान के जो लड़के होते हैं, इनके चाचा, मतलब पृथ्वीराज चौहान के भाई, वो कहते हैं कि तुमने इन लोग को क्यों एक्सेप्ट करा, तुम इनके अथॉरिटी को क्यों एक्सेप्ट कर रहे हो, तो वो इसको हटा देते हैं, भगा देते हैं। बट वो कहीं जाकर दूसरी चहमान डायनेस्टी स्टार्ट कर देता है पृथ्वीराज चौहान जी के जो लड़के होते हैं वो। तो ये बहुत सारी चीजें हैं। और जो पहला बैटल हुआ वो इसलिए हुआ क्योंकि बठिंडा जो तवर हिंद वाला रीजन था ना, इसके कंट्रोल के ऊपर इन्होंने बोला कि हमारा है, इन्होंने बोला हमारा है, तो उन्होंने कहा नहीं, अच्छा लड़ाई कर लो। तो वही लड़ाई वाली बात हो गई। पंजाब में कौन सा ये तवर हिंद और बठिंडा वाला रीजन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको याद रखेंगे। लड़ाई क्यों हुई थी? तवर हिंद वाले रीजन। गोरी वॉज डिफीटेड, हिज आर्मी डिस्ट्रॉयड। गोरी हार गया, उसकी आर्मी खत्म हो गई। बड़ी मुश्किल में बच के निकला, क्योंकि जैसे घोड़े से गिर गया तो बड़ी मुश्किल में बच के निकला। इस व्यक्ति को जो बचा के ले जाता वो था कुतुब उद्दीन ऐबक,
ठीक है, तो ये बहुत ट्रस्टेड व्यक्ति था इसका। तो अथॉरिटी ओवर बठिंडा, और उसके बाद इनको अथॉरिटी मिल जाती है बठिंडा के ऊपर इनको पृथ्वीराज चौहान जी को। सेकंड बैटल ऑफ तराइन होता है 1192 में। गोरी वर्कड हार्ड, गोरी भाई बहुत अच्छे से मेहनत करते हैं, ठीक है, और बेल ऑर्गेनाइज आर्मी लेके आते हैं। ताजुल मसीरी, जो ताजुल मसीरी एक वो है बेसिकली बुक, इसमें सारा का सारा मेंशन है। जो सबसे पहले दिल्ली सल्तनत की बेसिकली हिस्ट्री हमको पता चलती है वो यहीं से पता चलती है, ताजुल मसीरी, ताजुल मसीर। तो इसको थोड़ा रट लेना, ठीक है। ताजुल मसीर ये फर्स्ट ऑफिशियल हिस्ट्री है दिल्ली सल्तनत की, जिसको हसन निजामी ने लिखा था, ठीक है। ये लाइन रट लेना, ठीक है, रट लेना। यहाँ पे डिफीट कर देते पृथ्वीराज चौहान को, उनको कैप्चर कर लेते। बाय द वे जो पृथ्वीराज चौहान जी भागने की कोशिश करते हैं, बट उनको सरस्वती वाले रीजन में पकड़ लिया जाता है, ठीक है। ही रन अवे बट कैप्चर्ड बाय फोर्सेस इन सरस्वती रीजन, ठीक है। द बैटल इज कंसीडर्ड द वाटरसाइड मूवमेंट ऑफ इंडियन हिस्ट्री। इस टाइम पे अगर सुनिएगा मेरी बात, कि पृथ्वीराज चौहान अगर यहाँ पे नहीं हारे होते तो आज कुछ और ही होता, क्योंकि यहाँ से अगर ये दोबारा अगर मान लो 2 बार अगर ये मोहम्मद गोरी हार जाता तो तीसरी बार अटैक ना करता, मतलब यही मान सकते हैं। और अगर अटैक ना करता तो मुस्लिम रूल यहाँ पे नहीं आता, तो दिल्ली सल्तनत यहाँ पे नहीं आती, है ना। और दिल्ली सल्तनत नहीं आती तो फिर क्या होता, राजपूत रूल्स करते रहते, है ना। फिर तो मतलब अलग ही कहानी होती है ना। तो यही माना जाता है कि यहाँ से जो इंडिया का हिस्ट्री है वो पूरा यहाँ से बदला। क्वाइंस और हाँ गेट, और हाँ जब ये इनको हरा देते हैं, इनको पकड़ लेते हैं सरस्वती के पास, जो मूवी दिखाया गया है वो एकदम अलग है, उसकी आपको बिल्कुल नहीं याद करने की। तो ये गोरी जो क्या करते हैं, कुछ समय तक पृथ्वीराज चौहान को कहते हैं कि जाओ अजमेर में आप रूल करो, और ये हमको कैसे पता चल जाता है। और बाद में मतलब जब ये रूल करने को बोलते तो रूल करते रहो अजमेर में, लेकिन कुछ समय बाद ये कहते हैं कि यार आप मेरे खिलाफ कंस्पिरेसी रच रहे हो, आप मुझे खत्म करना चाहते हो। किससे बोलते? पृथ्वीराज चौहान से। और इसी बात पे इनको पृथ्वीराज चौहान को खत्म कर देते हैं। और हमको कैसे पता चलता है कि भैया अजमेर में इन्होंने रूल करा था? क्योंकि हमको एक कॉइन्स देखने को मिले, सिक्के देखने को मिले, जिसमें एक तरफ क्या लिखा है, पृथ्वीराज देवा, जो कोई पृथ्वीराज जी का नेम था, और एक तरफ लिखा है श्री मोहम्मद सैम। तो ये श्री मोहम्मद सैम गोरी का नाम था, याद आया? तो भैया अगर एक सिक्के के एक तरफ ये तो मतलब ये कि 2 लोग के सिक्के चल रहे होंगे, है ना। अब दोनों लोग, ये इनमें सिक्के काहे लगाएगा? क्योंकि ये इनके बेसिकली अंडर में रूल कर रहे होंगे, तभी तो ये सिक्के लगाए गए। तो इसी वजह से हमको पता चलता है कि हाँ ये 2 लोग एक साथ रूल कर रहे थे, मतलब पृथ्वीराज इनके अंडर में रूल कर रहे थे। एजुकेटेड आफ्टर फाउंड दैट ही वाज डूइंग सम कंस्पिरेसी अगेंस्ट गोरी, कि इनको खत्म कर दिया जाता है जब इनको लगता है कि भाई ये हमारे खिलाफ कुछ दिक्कत कर रहे हैं। तो बैटल ऑफ चंदावा 1194। और हाँ वो ये कहानी है कि ये जो पृथ्वीराज चौहान जी हैं, ये बेसिकली एक वो होता है ना, क्या बोलते हैं, शादी वाला एरिया। तो उस टाइम से एक लड़की को उठा लाते हैं, जयचंद की लड़की को। तो माना जाता है कि जयचंद बुलाता है मोहम्मद गोरी को, तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। आपको याद नहीं, बस याद रखो बैटल ऑफ चंदावा 1194 में होता है। वहाँ पे गोरी और राजा जयचंद की लड़ाई होती है, जो कि गाढ़वाल डायनेस्टी ऑफ कन्नौज का रूलर थे कौन? राजा जयचंद। और ये हार जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जयचंद मार दिए जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे गोरी जीत जाता है। कंसिडरेट कंट्रोल ओवर कन्नौज एंड मच ऑफ गंगा प्लेन। और यहाँ पे कन्नौज और गंगा प्लेन्स वाले रीजन पे भी ये बेसिकली गोरी का कंट्रोल आ जाता है। आपको बस ये पूरा रट लेना, ये तीनों बैटल तो रट लो। ये जितनी भी बातें लिखी हैं यहाँ से लेके यहाँ तक रट लेना, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन एंड लेगेसी बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है आपको जानने की, ठीक है। यूपीएससी वाले जानेंगे, आपके लिए बिल्कुल नहीं है। हाँ 4 स्लेव्स थी मोहम्मद गोरी के, याद रख लो, जो बाद में जाकर रूलर्स बनते। कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि भैया इंडिया में रहता है, बाद में दिल्ली सल्तनत बसाता है, इसको मामलुक स्लेव और इलवारी भी हम लोग बोलते हैं, इलवारी डायनेस्टी, ठीक है। तजाउद्दीन यलदूद जो है, इनके बारे में याद रखो, ये गजनी बार बार बाद में कैप्चर कर लेते हैं, कंट्रोल करते हैं। गौरी की डेथ के बाद ये गजनी पे कंट्रोल करते हैं, ठीक है। कौन? यलदूज, या किला नाम याद रखो। नसरुद्दीन कोबैचा याद रखो, ये रूल कर रहे थे सिंध और मुल्तान वाले रीजन में। बख्तियार खिलजी याद रखो, ये कनकर करते बिहार और बंगाल वाले रीजन को डिस्ट्रॉय कर लेते, नालंदा यूनिवर्सिटी को, ठीक है। तो भैया 1192 से 1206 के बीच में हुआ क्या, वो भी जान लेते। पहले ये जानो कि पृथ्वीराज रासो है, जो कि एक एपिक पोएम है, जिसको किसने लिखा था? चंद्रबरदाई। रट लो, रट, ये बात रटने वाली, ठीक है। क्वेश्चन सीधा आएगा, स्टैटिक्स है। ये पृथ्वीराज चौहान को ग्लोरीफाई करते हैं, मतलब पृथ्वीराज चौहान के बारे में अच्छी अच्छी बातें लिखते हैं। कंटेन्स लेजेंडरी स्टोरीज लाइक स्वयंवरा ऑफ समुक्त, जो समुक्त थी उनके स्वयंवर की कहानी लिखी है, कैसे उठा के ले आए थे डॉटर ऑफ जयचंद को, बहुत सारी कहानी देखने को मिलेगी। तो हिस्टोरियंस ट्रीट इट एज अ सेमी लेजेंडरी, नॉट फुली फैक्चुअल। बट हिस्टोरियन से वही बात है कि ये तो भाई अफवाहें हैं, या फिर हो सकता है कि ऐसा कुछ हो, बट ये एकदम फैक्चुअल चीज नहीं है, ओके। तो इस बात को याद रखेंगे। अब जो इवेंट हुए 1192 से लेकर 1206 तक, ये याद रखो, दिल्ली एंड नॉर्थ इंडिया में। तो 1192 में पृथ्वीराज चौहान, अच्छा हाँ पृथ्वीराज चौहान है, इनका नाम याद रखिए, पृथ्वीराज चौहान द थर्ड, ठीक है। ये मैं थोड़ा बताना भूल गया, इसको याद रखेंगे। मैंने क्या लिख दिया भाई, पृथ्वीराज चौहान अकेला लिखा है ना, तो पृथ्वीराज चौहान द थर्ड है ये, ठीक है। पृथ्वीराज चौहान द थर्ड, ठीक है, इनको पृथ्वीराज चौहान थर्ड बोलते हैं, ये बात को याद रखना, ठीक है। तो सेकंड बैटल ऑफ तराइन आपको पता है, देख चुके थे, गोविंदराज थर्ड, ओके। अच्छा, ये पपेट रूलर है, ये इन्हीं के लड़के हैं, ठीक है। पृथ्वीराज चौहान के इनको भैया एक पपेट रूलर बना दिया जाता है घोरी में, बट बाद में जाके क्या होता है, कि इनके जो चाचा होते हैं गोविंदराज, इनके तो मतलब इनके चाचा मतलब पृथ्वीराज चौहान के भैया, तो वो क्या बोलते हैं, चाचा या बड़े पापा जो भी हों, तो वो इनको बोलते हैं कि यार तुमने यार उनकी बात क्यों मानी।
तुम पपेट रूलर क्यों बन के गोरी के अंडर, तो इनको भगा देते हैं। अभी जब ये गोविंदराज सेकंड को भगा देते तो ये बाद में जाके कहीं और, अब जब राजपूत रूलर पड़े थे तब मैंने आपको ये बात बताई थी, बाद में जाके कहीं और क्या करते हैं दूसरी चौहान डायनेस्टी स्टार्ट कर, मतलब चौहान डायनेस्टी स्टार्ट कर देते हैं दोबारा कहीं जाके। 1194 बैटल ऑफ चंदावर देख चुके थे। अब सुनो, गोरी जो कैप्चर कर लेते तो वायाना और ग्वालियर के फोर्ट को कैप्चर कर लेते। अब अगर ये कैप्चर कर लेंगे, बाय द वे जो बनाया और ग्वालियर फोर्ट है ये चंदेलास के अंडर था, तो मतलब इन्होंने चंदेलास पे रूल कर लिया? नहीं, चंदेलास पे रूल नहीं करा, क्योंकि जो बनाया और ग्वालियर फोर्ट है ये चंदेलास के एकदम किनारे, जैसे मान लो चंदेलास का रूल है तो यहाँ कहीं बनाया फोर्ट है, तो मान लो अगर यहाँ पे इन्होंने रूल कर तो ये मतलब तो है नहीं कि पूरा कैप्चर कर लिया, बट बाद में जाके कर लेंगे वो बात अलग है, बट अभी नहीं करा था, ठीक है। टू सेव गार्ड दिल्ली फ्रॉम साउथ, और ये इनको कैप्चर इस वजह से करा था क्योंकि दिल्ली है ना, दिल्ली उसको साउथ से कोई दिक्कत ना हो, साउथ से कोई अटैक ना कर पाए दिल्ली को, ठीक है। तो इनकी लोकेशन वैसी कुछ होगी। अब गुरीद का एक्सपेंशन क्या था, ईस्ट में इन्होंने बोला बख्तियार खिलजी जाओ देखो, वेस्ट में उन्होंने बोला गोरी, और गोरी का जो बड़ा भाई था उन्होंने बोला चलो अपन दोनों करते हैं। अब गोरी का बड़ा भाई कौन था, अब गोरी का बड़ा भाई कौन था ये मुझे बताओ, ठीक है, बहुत अच्छे से बताए हुए थे। अब साउथ में कुतुबुद्दीन ऐबक से बोलते हैं कि साउथ में तुम जाओ, तो ईस्टर्न कैंप में देखो बख्तियार खिलजी क्या करता है, 1202 में कैप्चर कर लेता है बिहार को, सिर्फ 200 घुड़सवारों के साथ जाता है। अब बिहार में कोई था ही नहीं, बिहार में कोई था ही नहीं यार, जो डायनेस्टी बहुत सारी थी सारी की सारी खत्म हो गई थी, पालास थे नहीं, सेन थे नहीं, लास्ट के ये लक्ष्मण सेन बचे थे, बट ये भी एकदम बूढ़े हो गए थे, है ना, जहां तक मुझे याद है। सॉरी ये वो अलग है, कुल मिला के ये, हाँ ये बूढ़े हो गए थे, हाँ ये काफ़ी बूढ़े हो गए थे, तो इस वजह से ये भी कुछ नहीं कर पाते हैं। और वादा भाई ये ग्रेटेस्ट रूलर थे काइंड ऑफ, बट उस टाइम पे कुछ नहीं कर पाते हैं, ठीक है। और ये जो बख्तियार खिलजी है डिस्ट्रॉय कर देते हैं नालंदा और विक्रमशिला यूनिवर्सिटी को, ठीक है। बुद्धिस्ट लर्निंग में ये एक बड़ा झटका लगता है, ठीक है। डिफीटेड बख्तियार एंटर डिस्गाइज एज अ ट्रेड। और हाँ सुनो, कि जब ये यहाँ पे जाते हैं बंगाल को कैप्चर करने के लिए, तो भैया ये क्या करता है, बोलते हैं कि यार हम तो घोड़े बेचने आए हैं, 18-19 घोड़े लेके जाता है और कहता है हम तो घोड़े बेचने आए हैं, कि बेचो घोड़े। उनने बोला एक जादू दिखाऊंगा कि पूरा का पूरा सब गायब हो जाएगा, उन्होंने बोला दिखाओ। तो जब इन्होंने जादू दिखाने मतलब कुल मिला के बहाने वगैरह करे, अचानक से ये 18 के 18 लोग इतने ज़्यादा बाहर हुए, तलवारें बाहर निकाल दी और बोला कि सुनो घिर चुके हो तुम लोग, सारे के सारे खत्म। अब ये है लक्ष्मण सेन डर जाते हैं, अब डर जाते हैं तो होता ये है कि हार जाते हैं, खत्म, ठीक है। अब हार जाते तो डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ इंडिपेंडेंट रूलर ऑफ बिहार एंड बंगाल। ये समझ लो कि 18 घोड़ों को लेके जीत गए, ये बहुत बड़ी बात है। डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ इंडिपेंडेंट रूलर ऑफ बिहार और बंगाल, और यहीं पे जो बख्तियार खिलजी खुद को इंडिपेंडेंट रूलर बता देता है बिहार और बंगाल का। अली मर्दन खिलजी के बारे में अगर बात करेंगे तो अली मर्दन खिलजी को, ये सुनो मेरी बात, जो बख्तियार खिलजी है ये अली मर्दन खिलजी को क्या बना देता है, गवर्नर बना देता है, और बाद में जाके असम पे अटैक कर देता है, ठीक है। असम के साइड इनको जाना था, तिब्बत के साइड, तो वहाँ पे ये जाने लगता है और अली मर्दन खिलजी को क्या बोलता है कि भाई तुम यहाँ थोड़ी गवर्नर बनो बिहार और बंगाल की, बाद भी मैं देख लूंगा। अब जब ये असम जाते तो यहाँ पे इनको राजा पृथु देखने को मिलते हैं, और ये गोरेला वॉरफेयर करते थे, इनसे क्या बोलते थे कि आओ आओ अंदर आओ अंदर आओ, धीरे धीरे इसको घेर के अटैक कर देते। एक टाइम ऐसा है कि एकदम एकदम किनारे आ गए और फिर इनको बच के जाना पड़ा, किसको, इसको क्या बोलते हैं, बख्तियार खिलजी को। लेकिन जब ये बच के गए तो भाई ये कौन है, क्या बोलते हैं, अली मर्दन खिलजी को जिसने बनाया था, अली मर्दन खिलजी को, जो सुनना अच्छे से, बख्तियार खिलजी ने ही अली मर्दन खिलजी को मतलब इंडिपेंडेंट रूलर बना दिया था बिहार और बंगाल का। बट जब बख्तियार खिलजी लौट के आते बच के आते राजा पृथु से, तो उस टाइम पे बख्तियार खिलजी को अली मर्दन खिलजी ही खत्म कर देता है, ठीक है, याद रखेंगे। वेस्टर्न कैंपेन जो कि घोरी करते हैं यहाँ पे भैया डिफीट, ये ख्वारिज़मी एम्पायर से आता है। ख्वारिज़मी एम्पायर जब पता चला कि ख्वारिज़मी एम्पायर से हार गए, तो लोगों ने, खोखा ट्राइब ने सोचा कि भैया चलो अपन भी इनको धर देते हैं। बट खोखा ट्राइब को ये कहते हैं, खोखा ट्राइब उस टाइम पे मतलब इतनी स्ट्रांग नहीं थी, बट इनको लगता था कि हम घोरी को हरा लेंगे। बट घोरी कहते हैं रुको बेटा रुको, अभी काम है हमारा। तो घोरी क्या करते हैं, इनको पूरा पूरा सप्रेस कर देते हैं, मतलब पूरा नहीं, खोखा ट्राइब को काफ़ी हरा देते हैं। 1206 में घोरी असैसिनेटेड बाय मुस्लिम वाइल रिटर्निंग फ्रॉम प्रेयर, कि जब घोरी लौट रहे थे तो उस टाइम पे घोरी को एसिनेट कर देते हैं मुस्लिम्स, और बोलते हैं कि यार तुम मुस्लिम्स के नाम पे धब्बा हो, और 1206 में घोरी को खत्म कर देते हैं। सदर्न कैंपेन की बात करें तो कुतुबुद्दीन ऐबक को मिलता है। 1197 में ये डिफीट करते हैं भीम सेकंड चालुक्य रूलर थे गुजरात के, डिस्ट्रॉय कर देते हैं अनिलवाड़ा पाटन में, ठीक है, ये थोड़ा देख लेना। इंस्टॉल कर देते हैं पपेट रूलर। अब जो पपेट रूलर को इंस्टॉल करते हैं बाद में जाके हटा दिया जाता है, ठीक है, 1201 AD में, ठीक है। और 1202 में ये कन्वर्ट कर लेते हैं कलिंजर महोबा और कलिंजर वारपोर्ट, ये बुंदेलखंड वाला रीजन है, इसको कैप्चर कर लेते हैं कौन, कुतुबुद्दीन ऐबक। अगर आपको लगा कि मैंने लास्ट में स्पीड बढ़ा दी, क्योंकि आप ही लोग कहते हैं कि भैया लेक्चर्स बड़े हो जाते भाई, इस वजह से मुझे स्पीड बढ़ानी, भाई मेरा मन नहीं था कि मैं स्पीड बढ़ा दूं, आप लोग कहते हो इसी वजह से। चलो क्वेश्चंस करो भाई, 2 कोड़े क्वेश्चन है। प्रॉफिट मोहम्मद जी का जन्म कब हुआ था, आपको वैसे ही याद होगा, तो देखो ये है ऑप्शन, तो 570, ठीक है। फर्स्ट रेवोल्यूशन कब देखने को मिला, के वीरा में, चलो ठीक है। द माइग्रेशन ऑफ मोहम्मद एंड हिज फॉलोवर्स फ्रॉम मक्का टू मदीना इज कॉल्ड, इसको क्या बोलते हैं, हिज्र बोलते हैं, याद आया। चलो आगे क्वेश्चन आप ही ग्रो करो। प्रॉफिट मोहम्मद डाइड इन विच सिटी, जो प्रॉफिट मोहम्मद जी उनका जो डेथ होती है कहाँ पे होती है, तो मदीना में होती है, ठीक है। फर्स्ट कैलिफ ऑफ मोहम्मद डेथ के बाद क्या आए थे, अबू बकर आए थे, याद है आपको, ठीक है। द सुन्नी शिया स्प्लिट बिगिन आफ्टर द, अब जो सुन्नी शिया स्प्लिट होता है ये किन के बाद होता है, अली जी के असैसिनेशन के बाद, याद आया, अली जी के असैसिनेशन के बाद ये होता है, ठीक है।
इसी वजह से। एक सेकंड रुकिएगा, एक सेकंड। ठीक है, तो सुन्नी से स्प्लिट हो जाता है। द बैटल ऑफ खारवाला, ये क्या किन किन के बीच में होता है? तो हुसैन और यजीद के बीच में होता है, याद रखेंगे। द उमैय्यद डायनेस्टी शिफ्टेड कैपिटल यहाँ कर दी डमेस्कस, ठीक है, डमेस्कस याद रखना। ठीक है, द आर ऑफ कनकेस्ट ऑफ सिंध, ये याद रख लेना, मोहम्मद बिन कासिम वाला। बाकी ये सारे क्वेश्चन आप लगा लीजिएगा, मैं थोड़े से ये वाले क्वेश्चन बता देता हूँ आपको, ठीक है, ये वाले, ठीक है। मोहम्मद बिन कासिम इम्पोज जिजिया टैक्स ऑन नॉन मुस्लिम इन सिंध, और जिजिया टैक्स वॉज दैट अलाउड नॉन मुस्लिम टू डिटेन, ये तो भैया दोनों ट्रू हो जाएंगे। ठीक है, द 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम इंक्लूड एक्सेप्ट, किसको छोड़ के सारे के सारे हैं, जिहाद नहीं माना जाता, बाकी 5 होते हैं, ये वो 5, ठीक है, देख लीजिएगा। मोहम्मद गजनवी स्टेब्लिश परमानेंट रूल नहीं करा था, ठीक है। ही रिपीटेड रेट्स वर एम टू प्लंडर एंड रीजन, ये बात सही, सब रीजन अकेला, ठीक है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट अबाउट मोहम्मद बिन कासिम, देखना। सेंड बाय यूसुफ, चलो ये तो ठीक है। और डिफीटेड राजा दायर, हरा दिया था। एक्सपेंड रूलर टू कन्नौज, नहीं करा था। इंट्रोड्यूस तो फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ हो जाएगा, ठीक है। बाकी मेरे लेक्चर का टाइम हो गया है 9 बजे, मैं थोड़ा रिवीजन कराता हूँ, तो इस वजह से मैं सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं कर सकता हूँ। द रिपीटेड रेट्स टू महमूद, द रिपीट रेट्स ऑफ महमूद ऑफ गजनवी वीकेंड विच डायनेस्टी मोस्ट, तब महमूद बार बार अटैक करता रहा तो हिंदू साई को ज़्यादा खतरा हुआ था, पता है ना आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग स्कॉलर्स वाज नॉट एसोसिएटेड विद द महमूद ऑफ गजनवी, अलवरूनी थे, फिरदौसी थे, उतबी थे, कलहाना नहीं थे। ये कलहाना अलग है, इन्होंने एक बुक लिखी थी, कौन सी, रजत रंगनी, याद आई। द डिक्लाइन ऑफ गजनवीज आफ्टर महमूद वॉज मेनली ड्यू टू, गजनवीद का डिक्लाइन हुआ क्यों? क्योंकि भैया गजनवीद का ना तो सेल्जुक अटैक कर रहे थे, सेल्जुक, ठीक है, याद रखेंगे। और कौन सा क्वेश्चन है, अससन रीजन बेस्ड, चलो ये भी आ गए, ये भी आ गए। अलाउद्दीन हसन ऑफ घुर, टाइटल इनको ये मिला था, बाय द वे ये नीड नहीं है, तो ये क्वेश्चन मत करिएगा, ठीक है। ये बैटल ऑफ तराइन वाला ये कर लेना, सिंपल है। बैटल ऑफ तराइन गोरी डिफीट बाय पृथ्वीराज चौहान, हाँ गोरी हार जाता है। बैटल ऑफ तराइन सेकंड, गोरी डिफीटेड पृथ्वीराज चौहान, ये भी ठीक है। बैटल ऑफ चंदावर, ये चेतन को हरा देते हैं। बैटल ऑफ खायदारा, गोरी डिफीटेड बाय भीमा सेकंड और क्वीन नायका देवी, ठीक है, तो ये भी ठीक है। तो 1 2 3 वो चारों, फर्स्ट का फर्स्ट, सेकंड का थर्ड, ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही हो जाएगा, ठीक है। ओके, बिहार को कनकर करा, सिर्फ 200 हॉर्समैन सही है। नालंदा और विक्रमशिला को खत्म करा, ठीक है। ही कैप्चर्ड बंगाल बाय डिस्गाइजिंग अ ट्रेडर, ठीक है। ही परमानेंटली एनेक्स्ड असम एंड डिफीटिंग, नहीं 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 नहीं, राजा पृथ्वी से तो हार के लौट आए थे। चलो भाई, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, और थोड़ा लेट हो रहा था, वरना मैं एक क्वेश्चन को थोड़ा स्लो ही पढ़ा था, ठीक है, तो माफ करिएगा। बाय द वे क्लियर सब हो गया होगा, इतना भी तेज मैं नहीं बोला हूँ, क्लियर सब हो गया होगा। तो आज की वीडियो की बस इतना ही, उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी, और ख्याल रखिएगा, पढ़ते रहिए, और बस सपोर्ट करिए थोड़ा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट में करिए। मैं बता दिया था आपको क्या क्या इंपॉर्टेंट है, सिर्फ उसको ही पढ़ना, सारी चीज़ आपको पढ़ने की नीड नहीं है। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिए, और अपने दोस्तों को बताइए। एंशिएंट यूनिवर्सिटी हम लोग पहले ही पूरा खत्म कर चुके हैं।